हेलो स्टूडेंट्स, ऑडियो वीडियो क्लियर है? जरा जल्दी से मुझे बताओ, मेरी वॉइस आपको बिल्कुल क्लियर आ रही है? वीडियो आपको प्रॉपर दिखाई दे रहा है? थैंक यू बेटा। हेलो स्टूडेंट, ऑडियो वीडियो क्लियर है? जरा जल्दी से मुझे बताओ। चलो स्टार्ट करें। तो सैटरडे संडे पढ़ाई करी थी? थोड़ी बहुत भूल गए? चलो, तो हम क्या करते हैं, जो हमने अभी तक बाकी पिछली 3 क्लासेस में पढ़ा था उसको हम 5 मिनट्स में रिवाइज करते हैं। मैंने आपको बोला ना कि बार बार जब आप रिवाइज करोगे तो वो चीज आपके बिल्कुल जो है अच्छे से आपको फिट बैठ जाएगी, आपके दिमाग में बिल्कुल फिट हो जाएगी। और जब वो फिट हो जाएगी तब आप उसको एग्जाम में बिल्कुल क्विकली सॉल्व कर सकते हो। नीट का मतलब है स्पीड। नीट का मतलब क्या है? स्पीड। मैंने आपसे बोला ना, नीट में आपको कितना आता है इससे फर्क नहीं पड़ता, आप कितनी स्पीड में उसको कितनी एक्यूरेसी के साथ सॉल्व करते हो इससे फर्क पड़ता है। समझ में आया? चलो, तो आप मुझे बताओ, हमने स्टार्टिंग करी थी बिल्कुल फर्स्ट क्लास में, क्योंकि बीच में 2 दिन का गैप हो गया ना, तो पूरा रिवाइज कर लेते हैं एरिस्टोटल भाई साहब से। एरिस्टोटल ने क्या किया, सारे ऑर्गेनिजम्स को 2 में क्लासिफाई कर दिया, प्लांट में कर दिया, एनिमल में कर दिया। आप मुझे बताओ, प्लांट्स को उसने क्लासिफाई किस में कर दिया? हर्ब, श्रब, ट्री में कर दिया। फिर एनिमल को किस में कर दिया? इनाइमा में कर दिया, एनाइमा में कर दिया। किस में कर दिया? इनाइमा में कर दिया, एनाइमा में कर दिया। तो आप मुझे बताओ, एरिस्टोटल फर्स्ट पर्सन था जिसने साइंटिफिक बेसिस पर क्या किया? ऑर्गेनिज्म को क्लासिफाई किया। समझ में आया? तो आप मुझे बताइए जरा, इसीलिए एरिस्टोटल क्या हो जाएगा? फर्स्ट पर्सन जिसने इस टैक्सोनॉमी को बनाया। क्या हो जाएगा? फाउंडर ऑफ टैक्सोनॉमी। और क्या हो जाएगा? फादर ऑफ बायोलॉजी। और क्या हो जाएगा? फादर ऑफ जूलॉजी। अब आप मुझे बताइए, इसका एक और स्टूडेंट था थियोप्रास्टस, क्या बन गया वो क्या बन गया? फादर ऑफ बॉटनी। क्लियर हुआ? फिर आप मुझे बताइए जरा, कौन आया? कैरोलस लीनियस। कैरोलस लीनियस ने इस क्लासिफिकेशन को प्रॉपर कर दिया और सबसे पहले उसने वर्ड यूज किया टू किंगडम। उसने किंगडम वर्ड को यूज किया, तो टू किंगडम क्लासिफिकेशन वाज गिवन बाय कैरोलस लीनियस। एल फॉर लीनियस, एल फॉर लैटिन। लीनियस का हर एक काम कौन सी लैंग्वेज में है? लैटिन में। कैरोलस लीनियस ने क्या किया? टू किंगडम क्लासिफिकेशन दिए। क्या बेसिस था उसका? जल्दी से बताओ। राम मनोहर लोहिया कॉलेज। 5 किंगडम का क्या था? मारो टोटल रट्टा इन फिजिक्स केमिस्ट्री। थर्ड किंगडम किसने दिया था? आप मुझे बताओ जरा। हेकल ने। कौन सा किंगडम था? प्रोटिस्टा। फोर्थ किंगडम किसने दिया था? कोपलैंड ने। कौन सा किंगडम था? मोनेरा। 5 किंगडम कौन सा था? 5th किंगडम कौन सा था? पंजाई। और 5 किंगडम क्लासिफिकेशन किसने दिया था? आप मुझे बताओ बेटा। विटेकर ने। आर.एच. विटेकर ने दिया था। हो गया पूरा क्लियर? अब आप मुझे बताओ, हमने देखा था टैक्सोनॉमी। देखो, जो ब्रिटिशर्स आए थे उनका क्या था? डिवाइड एंड रूल। बट टैक्सोनॉमी क्या है? डिवाइड करने के लिए रूल्स। क्या कहलाएगा? टैक्सोनॉमी। पूरा समझ में आ गया? तो अब आप मुझे बताइए, इसके क्या स्टेप्स हो जाएंगे? कैरेक्टराइजेशन, आइडेंटिफिकेशन, क्लासिफिकेशन, नॉमेनक्लेचर। तो फर्स्ट आप मुझे बताओ क्या होगा? कैरेक्टराइजेशन। इसी को हम डिस्क्रिप्शन भी बोलते हैं। इसी को हम क्या बोलते हैं? डिस्क्रिप्शन भी बोलते हैं। क्लियर हो गया? हमेशा याद रखना, पहला क्या हो जाएगा? कैरेक्टराइजेशन या फिर डिस्क्रिप्शन। आइडेंटिफिकेशन फर्स्ट स्टेप नहीं है। अभी 2 साल पहले जिपमर का एग्जाम होता था, उसमें क्वेश्चन भी पूछा गया था और उसका आंसर कैरेक्टराइजेशन ही गया था। तो ये आपको समझ में आ गया? फिर आप मुझे बताइए, कैरोलस लीनियस ने एक नई टर्म इंट्रोड्यूस करी, सिस्टमैटिक्स। सिस्टमैटिक क्या हो जाएगा? इस टैक्सोनॉमी में यदि हमने फाइलोजेनी को ऐड कर दिया, किसको ऐड कर दिया? फाइलोजेनी को ऐड कर दिया, इट विल बिकम सिस्टमैटिक्स। आप मुझे बताओ, कैरोलस लीनियस ने क्या दिया? टू किंगडम क्लासिफिकेशन, बाइनोमियल नोमेनक्लेचर एंड 2 बुक्स। बुक्स का नाम क्या था? सिस्टेमा नेचुरा एंड स्पीसीज प्लांटेरम। स्पीसीज प्लांटेरम, देखो स्पीसीज में भी पी आ रहा है, प्लांटेरम तो नाम है ही, तो वो क्या हो जाएगा? प्लांट के लिए बुक हो जाएगी। फिर सिस्टेमा नेचुरा क्या हो जाएगी? मुझे जल्दी से बताओ। एनिमल के लिए हो जाएगी। क्लियर हो गया? अब बाइनोमियल नोमेनक्लेचर का मुझे ये बताओ बेटा, क्या रूल थे? ILU, I फॉर इटैलिक्स, L फॉर लैटिन, U फॉर अंडरलाइन। एंड क्या था? अंडरलाइन के साथ में यूनिवर्सली एक्सेप्टेड। बहुत बढ़िया। क्या हो जाएगा? यूनिवर्सली एक्सेप्टेड। क्लियर हो गया? आ गया पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट? क्लियर? चलो, उसके बाद आप मुझे बताइए, हमने 3 किंगडम देख लिया, 4 किंगडम देख लिया, 5 किंगडम देख लिया, सब हमने देख लिया। फिर हमने क्या देखा था? टैक्सोनॉमी को 7 कैटेगरीज में स्टडी किया जाता है। हमने बात करी थी किसकी? टैक्सॉन की एंड कैटेगरी की। टैक्सॉन छोटा सा टर्म है। जैसे मैंने आपको बताया ना कि मान लो लेफ्टिनेंट है,
फिर कैप्टन है, फिर मेजर है। तो ये क्या है, दे आर कैटेगरीज। अब लेफ्टिनेंट कोई भी हो सकता है, लेफ्टिनेंट विक्रम बत्रा हो सकता है, लेफ्टिनेंट मनोज पांडे हो सकता है। तो ये विक्रम बत्रा और मनोज पांडे क्या हो जाएंगे, उस कैटेगरी के अंदर रहने वाले टैक्सॉन। क्या हो जाएंगे बेटा, टैक्सॉन। तो पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, किसी को कोई डाउट तो नहीं? तो बताओ जरा 7 कैटेगरी कौन कौन सी थी? किंग फिलिप कम ओवर फॉर गुड सूप। क्या क्या था? किंग फिलिप कम ओवर फॉर गुड सूप, किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीसीज। फिर हमने देखा था स्पीसीज क्या होता है, जो एक जैसे दिखते हैं। समझ में आ गया, फंडामेंटल जिम्नेस सिमिलैरिटी है वो क्या कहलाएगी, स्पीसीज। बट मेन इसका आप मुझे बताओ रूल क्या था, कि वो आपस में रिप्रोडक्शन कर सके और करने के बाद में उनके बच्चे भी रिप्रोडक्शन करने की उनमें कैपेबिलिटी हो। मतलब उनके बच्चे फर्टाइल हो, ना कि नॉन फर्टाइल हो या स्टीराइल हो गया पूरा, समझ में आया? फिर आप मुझे बताओ जीनस। जीनस हमने क्या बोला था, इन्हीं क्लोज जो स्पीसीज हैं इनके ग्रुप को हम क्या बोल देंगे, जीनस। क्या बोल देंगे, जीनस। फिर आप मुझे बताओ इसके ऊपर कौन था, फैमिली। फैमिली को हमने क्या बोला था, ग्रुप ऑफ क्लोजली रिलेटेड जीनस इज कॉल्ड फैमिली, ग्रुप ऑफ क्लोजली रिलेटेड फैमिली इज कॉल्ड ऑर्डर, ग्रुप ऑफ क्लोजली रिलेटेड ऑर्डर इज कॉल्ड क्लास, ग्रुप ऑफ क्लोजली रिलेटेड क्लास इज कॉल्ड फाइलम। समझ में आ गया? अब ये फाइलम वाला जो पार्ट है ना, फाइलम वाला पार्ट अभी आपको प्लांट किंगडम में, एनिमल किंगडम में फाइलम ही फाइलम पढ़ना है। समझ में आ गया? तभी आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। क्लियर है? फिर हमने बात करी थी किंगडम की, ये हमारा पूरा कंप्लीट हो गया। फिर इस टैक्सोनॉमी की स्टडी के लिए हमको क्या चाहिए, हमको कुछ मदद की जरूरत चाहिए, कुछ टूल्स चाहिए, और उसको हम क्या बोल देते हैं, टैक्सोनॉमिकल एड। क्या बोल देते हैं, टैक्सोनॉमिकल एड। तो आज की हमारी जो क्लास है वो क्या हो जाएगी, टैक्सोनॉमिकल एड। और मुझे बताओ बेटा, इस टैक्सोनॉमिकल एड से याद रखना एक क्वेश्चन 101% आता है। 101% जो है वो क्वेश्चन आता है। जो अभी हमने 2 क्लास पढ़ी है ना, समझ में आ गया? जो भी हमने क्लास पढ़ी उससे एक क्वेश्चन आएगा, और जो आज की क्लास है उससे एक क्वेश्चन आएगा। तो 1 या 2 क्वेश्चन हमेशा नीट में आते हैं, और टैक्सोनॉमिकल एड है, फिक्स से यहां से क्वेश्चन आएगा। तो हम स्टार्ट करें। तो आप मुझे बताओ, मैंने आपको क्या बताया था? मैंने आपको 2 टर्म्स बताई थी, एक बताया था एक्स सीटू, एक मैंने बताया था इन सीटू। एक्स का मतलब क्या होता है मुझे बताओ जरा। एक्स का मतलब ऐसी चीज जो अभी आपके पास है या नहीं है, नहीं है। एक्स का मतलब तो आप बहुत अच्छे से जानते हो। और इन सीटू का मतलब क्या हो जाएगा, जहां पर वो पैदा हुआ वहीं पर हम उसको क्या कर रहे हैं, बढ़िया से फैसिलिटी प्रोवाइड करके वहीं पर हम उसका प्रोटेक्शन कर रहे हैं। तो वो क्या कहलाएगा बेटा, वो कहलाएगा इन सीटू। और उसको बाहर लेके गए तो क्या कहलाएगा, एक्स सीटू। हो गया पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर? किसी को इसमें डाउट तो नहीं है? फिर हमने देखा था कंजर्वेशन एंड प्रिजर्वेशन। कंजर्वेशन मतलब लिविंग के लिए, प्रिजर्वेशन मतलब डेड के लिए। बहुत सिंपल आप समझना, कंजर्वेशन मतलब लिविंग के लिए, प्रिजर्वेशन मतलब डेड के लिए। तो अब हम स्टार्ट कर रहे हैं फिर से। मैं आपको पढ़ाता हूं हर्बेरियम, क्योंकि इंपॉर्टेंट है। क्लियर हुआ? आगे बढ़े। तो देखिए जरा, अब हम बात कर रहे हैं सबसे पहले किसकी, हर्बेरियम की। किसकी बात कर रहे हैं बेटा, हर्बेरियम की। अब आप समझना जरा, देखो इसका नाम ही बता रहा है, इसीलिए मैंने आपको वहां पर हर्ब, श्रब, ट्री इसीलिए पढ़ाया है, जिससे कि कभी आप हर्बेरियम में कंफ्यूज मत हो। क्योंकि देखो अभी तक यदि मैं उसको नहीं पढ़ाता तो पूरे चैप्टर में एनसीईआरटी पर वो हर्ब कहीं पर भी नहीं आया, तो आपको कैसे समझ में आता? हमको पढ़ना एनसीईआरटी में ही है, पूरा एनसीईआरटी को बेस बना के ही पढ़ना है, बट हमको सीक्वेंस अपने हिसाब से करना है। समझ में आ गया? चलो, तो अब आप मुझे बताओ हर्ब का मतलब क्या हो जाएगा, जल्दी से बताओ। प्लांट, एनिमल या ओनली प्लांट? ओनली प्लांट। क्लियर हो गया? फिर आप मुझे बताइए जरा, मैंने आपको क्या बताया था, इस चैप्टर में हम जो भी पढ़ रहे हैं, इस चैप्टर में हम जो भी पढ़ रहे हैं ना बेटा, वो सारे एक्स सीटू कंजर्वेशन के एग्जांपल है। किसके? एक्स सीटू के एग्जांपल है। मतलब उनको अपनी नेचुरल जगह से दूसरा कहीं जगह पर, किसी जगह पर हम लेके गए। तो आप मुझे बताओ ये क्या हो जाएगा, इट इज एक्स सीटू। समझ में आ गया? क्या बोलेंगे हम इसको, एक्स सीटू। अब आप मुझे बताना, यहां पर मैं पॉइंट छोड़ रहा हूं कि ये कंजर्वेशन है या प्रिजर्वेशन है। तो आप मुझे बताओ, कंजर्वेशन का मतलब क्या होता है, लिविंग। प्रिजर्वेशन का मतलब क्या होता है, डेड। हो गया पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर? तो चलिए जरा आप यहां पर ध्यान से समझना, प्लांट एक्स सीटू, और कंजर्वेशन है कि प्रिजर्वेशन है, आप मुझे बताना अभी। क्लियर है? सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसको कोई भी चीज है, कोई भी प्लांट है, उसको हम क्या करेंगे, सबसे पहले कलेक्ट करेंगे। क्या करेंगे, कलेक्ट करेंगे। कलेक्ट करने के बाद हम उसको ड्राई कर देंगे। एक एक का मतलब समझना, कलेक्ट करने के बाद हम उसको क्या कर देंगे, ड्राई कर देंगे। हम उसको क्यों ड्राई कर देते हैं, यदि हम उसको वैसा का वैसा रख देंगे तो उसमें वाटर ज्यादा है
तो वाटर ज्यादा होने से फंगस लग जाएगी। तो इसीलिए हम क्या करेंगे, उसको पहले हम उसको ड्राई कर देंगे। अब ड्राई करने के बाद हम उसको प्रेस कर देंगे, बिल्कुल हम उसको अच्छे से दबा देंगे। क्यों हम उसको प्रेस कर देंगे? इससे थोड़ी सी जगह में आ जाए, पता चले बहुत सारी जगह कवर कर रहा है, तो हम उसको क्या कर देंगे, प्रेस कर देंगे। ये हमने उसको प्रेस कर दिया, आ गया समझ में, हमने उसको क्या कर दिया, प्रेस कर दिया। प्रेस करने के बाद हम उसको क्या कर देंगे, पॉइजन कर देंगे। क्या कर देंगे बेटा, जल्दी से मुझे बताओ, पॉइजन कर देंगे। और पॉइजन हम किससे करते हैं? पॉइजन हम मर्क्यूरिक क्लोराइड से करते हैं। किससे करते हैं? मर्क्यूरिक क्लोराइड से करते हैं। अब क्यों करते हैं ये आप समझना। तो आप मुझे बताओ, हमने कलेक्ट किया, ड्राई किया, प्रेस कर दिया, तो अभी तक वो लिविंग है या मर गया? मर गया। तो इसका मतलब यहां कंजर्वेशन आएगा या प्रिजर्वेशन? बहुत बढ़िया, यहां क्या आएगा आप मुझे बताओ जरा, प्रिजर्वेशन। क्या आएगा बेटा, जल्दी से आप मुझे बताओ, यहां पर आएगा प्रिजर्वेशन। हो गया पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर? तो ये प्लांट्स के लिए होता है। X2 है, कंजर्वेशन है या प्रिजर्वेशन है? प्रिजर्वेशन है। क्या करेंगे हम इसमें, हम इसको कलेक्ट करेंगे, कलेक्ट करने के बाद ड्राई करेंगे, ड्राई करने के बाद प्रेस करेंगे, प्रेस करने के बाद पॉइजन करेंगे। पॉइजन से क्या होगा, ये एंटी फंगल होता है। ये जो मर्क्यूरी क्लोराइड होता है ना, एंटी फंगल होता है, इससे फंगस ग्रो नहीं कर पाती। समझ में आ गया? फिर हम क्या कर देंगे, देखो जरा, हम इस पे इंसेक्टिसाइड का स्प्रे कर देंगे। किसका स्प्रे कर देंगे? इंसेक्टिसाइड का। और वो इंसेक्टिसाइड हम कौन सा लेते हैं? जनरली डीडीटी। समझ में आ गया? कौन सा लेते हैं? डीडीटी। पूरा आपको समझ में आ गया? अब देखो ये है क्या, मैंने लास्ट क्लास में भी समझाया था, मैं आपको फिर से समझाता हूं। मान लो आपको कोई इंग्लिश का वर्ड मिला और आप अटक गए, आपको समझ में नहीं आ रहा, तो आप क्या करोगे, उस वर्ड को आप इमीडिएटली डिक्शनरी में देखते हो। देखते हो कि नहीं देखते? तो जो डिक्शनरी है वो क्या है, वो आपका क्विक सोर्स ऑफ रेफरेंस है कि मुझे ये वर्ड नहीं मिला, कहां पे ढूंढूंगा, मैं डिक्शनरी में देखूंगा। तो क्या हो गया, क्विक सोर्स ऑफ रेफरेंस। तो इसी तरीके से आप जा रहे हो, आपको रास्ते में कोई प्लांट मिला, आपको समझ में नहीं आ रहा ये क्या है, तो आप उस प्लांट को क्या कर सकते हो, हर्बेरिया में जाके, हर्बेरिया इज अ डिक्शनरी, हर्बेरिया इज अ डिक्शनरी, तो इसमें जाके आप उसको ढूंढ सकते हो। हो गया पूरा क्लियर? तो ये आपको समझ में आ गया हम इसको किस तरीके से यूज करेंगे। इट इज अ क्विक सोर्स ऑफ रेफरेंस। बताओ जरा क्या हो जाएगा बेटा, जल्दी से आप मुझे बताओ जरा, क्या पॉइंट हो जाएगा, फटाफट आप मुझे बताओ क्या पॉइंट हम लिखेंगे यहां पर। क्विक, एक एक पॉइंट इंपॉर्टेंट है जो मैं लिख रहा हूं। क्विक सोर्स ऑफ रेफरेंस। क्या हो जाएगा, क्विक सोर्स ऑफ रेफरेंस। अब मान लो मैंने आपको एग्जांपल दिया था मैंगो का, मान लो पूरी दुनिया से मैंगो खत्म हो गए, अगले 100 साल में सारे मैंगो खत्म हो गए, ठीक है। अब उसके 100 साल बाद, मतलब अभी से 200 साल बाद, 200 ईयर्स लेटर, हमको मान लो कहीं पर अफ्रीका के जंगल में एक मैंगो का प्लांट मिला। अब जिस पर्सन को मिला वो पहचान ही नहीं पा रहा कि ये क्या है, तो आप मुझे बताओ वो क्या करेगा, अफ्रीका के जंगल से उस मैंगो को लेकर आएगा और किसको रेफर करेगा, यही डिक्शनरी को। तो इस डिक्शनरी में हमको वो मिल जाएगा, तो हमको पता चल जाएगा कि ये क्या है। तो आप मुझे बताओ फ्यूचर में भी यदि कोई चीज मिल रही है तो उसको हम पहचान सकते हैं ना इसकी मदद से। तो यहां पर एक पॉइंट आ जाएगा जिसको हम क्या बोलेंगे, रिपोजिटरी। ये दो वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, रिपोजिटरी फॉर फ्यूचर यूज। आ गया समझ में? रिपोजिटरी मतलब उसको संभाल के रखा हुआ है, रिपोजिटरी फॉर फ्यूचर यूज। तो मुझे बताओ ये जो पॉइंट्स लिखे हुए हैं इतने आपको समझ में आए कि नहीं आए? आप देखोगे इस साल आपको यहां से क्वेश्चन मिलने के चांसेस है, जो अभी नीट होने वाली है ना 12 तारीख को, तो उसमें से आपको क्वेश्चन मिलेंगे। और आप देख लेना, आपको कभी भी कोई भी क्वेश्चन नोट से बाहर नहीं मिलेगा। नोट्स हमारे बहुत पतले से रहेंगे, बहुत पूरे ऐसी मोटी मोटी कॉपीज नहीं रहेगी, जिससे कि मैं आपको यही सिखाने वाला हूं कि आप क्विकली उसको रिवाइज करो। समझ में आ रहा है? पूरी दुनिया जो कर रही है यदि हम भी वही करेंगे तो हमारा रिजल्ट भी पूरी दुनिया जैसा होगा ना। हमको कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी करना है, तो हमको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी अचीव करना है, तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी करना पड़ेगा। इफ यू वांट टू अचीव समथिंग एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, फर्स्ट यू हैव टू डू समथिंग एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। आपको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कुछ करना पड़ेगा, तब आपको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मिलेगा। तो ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया? हो गया समझ में? हमारे बिल्कुल छोटे से नोट्स होंगे। अरे और छोड़ो, मैं आपको बता रहा हूं, जब आप मेडिकल कॉलेज में पहुंच जाओगे ना, तो आप बोलोगे सर 150 पेज का चैप्टर था, आपने 10 पेज में खत्म कर दिया, उससे तो हमारा फर्स्ट ईयर भी क्लियर हो गया। और हमको लगता था कि यार कहीं ये कम तो नहीं है। ऐसा कभी होगा ही नहीं। समझ में आ गया? तो यही तो टेक्निक है, यही तो एक्सपीरियंस है कि उसको कितनी इतनी सारी चीजों को हमको कम में करना है। मैं आपको ले जाके ओशियन के बगल में खड़ा कर दूं और बोलूं जाओ ढूंढ लो, जाके मोती ढूंढ लो, तो फिर मेरे एक्सपीरियंस का क्या मतलब?
मेरा तो काम यह है सीधे मैं आपको उस जगह पर लेकर जाऊं जहां पर मोती है और मोती को निकाल के आपको दे दूं। इतना टाइम थोड़ी है आपके पास। समझ में आया? तो दैट इज द रोल ऑफ टीचर। ये एक टीचर का रोल है आज के कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड में। बात समझ में आ रहा है? हो गया पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर? याद रखना, मेरे नोट्स और एनसीईआरटी, इसके अलावा कोई भी बुक पढ़ने की जरूरत आपको नहीं है, कोई भी बुक। हो गया पूरा क्लियर? तो ये आपको समझ में आया? जल्दी से चलो आगे बढ़ते हैं। क्विक सोर्स ऑफ रेफरेंस एंड रिपोजिटरी फॉर फ्यूचर यूज। चलो अब इसमें हम करते क्या है वो आप समझना जरा। ठीक है, जैसे इसमें हम क्या करते हैं, ये मान लो मैंने एक शीट बनाई, ये इसकी शीट है। आपने देखा होगा ना बचपन में आप प्रोजेक्ट बनाते थे, उसमें कॉपियों में कई सारे फ्लावर्स, लीफ वगैरह उसको ऐसे स्टेपल कर दिया करते थे, स्टिच माउंटिंग कर दिया करते थे, उसके बगल में लिखते थे कि ये इसका फ्लावर है, ये रोज का फ्लावर है, या फिर ये चाइना रोज का फ्लावर है, ऐसे करते थे ना। तो बस यही है वो हर्बेरियम। समझ में आ गया? उस थोड़ा सा साइंटिफिक वे में। क्लियर है? तो देखो जरा, तो यहां पर ये जो शीट है ना, इसका एक स्टैंडर्ड पैरामीटर होता है, इसको मेजर, इसकी जो लेंथ और विड्थ होती है ना वो प्रॉपर फिक्स होती है। कितनी होगी? ये होगी 11.5। कितनी हो जाएगी आप मुझे बताइए जरा? ये हो जाएगी हमारी 11.5 इंच। समझ में आ गया? और आप मुझे बताओ ये कितनी हो जाएगी? 16.5 इंच। क्लियर हो गया? ये इतनी हो जाएगी। क्लियर हो गया? तो ये हमारी शीट हो गई। ये क्या हो गई? शीट हो गई। अब मान लीजिए इस शीट में मैंने क्या लगा दिया, मान लो मैंने इस शीट में बढ़िया से मैंगो लगा दिया। ये मैंने क्या लगा दिया? मैंगो लगा दिया। तो आप मुझे बताओ जरा, इस मैंगो को सबसे पहले मैं क्या करूंगा, बताना जरा। जैसे मान लो यहां पर, चलो हम इसको मैंगो को थोड़ा सा ऐसा कर देते हैं। मान लो ये मैंने यहां पर मैंगो बना दिया, ये मैंने बढ़िया से यहां पर मैंगो लगा दिया। तो आप मुझे बताना जरा, इस मैंगो को यदि मैं ऐसे के ऐसे लगा दूंगा तो ये मैंगो तो खराब हो जाएगा ना। बताओ जरा, ये मैंगो खराब हो जाएगा। तो आप मुझे बताइए क्या करूं मैं इस मैंगो के साथ में? जल्दी से मुझे बताओ। मैं मैंगो को कलेक्ट करूंगा। ऑब्वियसली क्या करूंगा? जल्दी से बताओ। जो हमने पढ़ा था, हम कलेक्ट करेंगे। कलेक्ट करने के बाद हम इस मैंगो को क्या करेंगे? क्या करेंगे? जल्दी से आप मुझे बताओ। इसको हम ड्राई करेंगे। ड्राई करने के बाद हम क्या करेंगे? इसको प्रेस करेंगे। प्रेस करने के बाद हम इसको क्या कर देंगे? पॉइजन कर देंगे। पॉइजन करने के बाद ये जो शीट है ना, इस पूरी शीट के ऊपर हम इंसेक्टिसाइड का स्प्रे कर देंगे। किसका स्प्रे कर देंगे? इंसेक्टिसाइड का स्प्रे कर देंगे। क्यों? जिससे कोई कीड़े वीड़े ना खा जाए। भाई मैंगो है, ठीक है, तो कीड़े वीड़े भी आ सकते हैं, फंगस भी आ सकता है। क्लियर है? और हो सकता है कि वो जो बैठा हो वहां पर पर्सन बैठा हुआ आम पापड़ समझ के खा जाए। इसलिए नहीं, हम किस लिए करते हैं? जिससे कि इंसेक्ट से, फंगस से इसको बचाया जा सके। क्लियर हो गया? तो हम क्या कर देंगे? इंसेक्टिसाइड का स्प्रे कर देंगे। किसका स्प्रे कर देंगे? इंसेक्टिसाइड का। हो गया पूरा क्लियर? ये हमने पूरा इसके साथ में इतने स्टेप्स कर दिए। अब इस शीट में हमको क्या क्या लिखना है वो आप समझो जरा। इस शीट में हम क्या लिखेंगे? सभी को एबीसीडी आती है? बी सी डी, बोलो, ई एफ जी एच नहीं, पी एल। इतनी चीजें हम इसको मेंशन करेंगे। अब एग्जामिनर क्वेश्चन कैसे देता है समझना जरा। एग्जामिनर के आप देखो, यदि अब मैंने आपको क्या बताया कि यदि आप एग्जामिनर के उसको समझ गए, पैटर्न को समझ गए, यदि मान लो कोई बैट्समैन है और वो समझ गया कि बॉलर कैसी बॉल फेंकने वाला है, तो डेफिनेटली वो 6 मार सकता है या उसको बाउंड्री के बाहर भेज सकता है। लेकिन यदि वो नहीं समझ पाया तो बोल्ड हो जाएगा, है ना। तो अब आप मुझे बताओ जरा, यहां पर आपको समझना है कि एग्जामिनर क्वेश्चन पेपर बनाता कैसे। तो उसमें एक टाइप का क्वेश्चन होता है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट, या फिर विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड इन हर्बेरियम। इस टाइप का क्वेश्चन कई बार आ चुका है। समझ में आया? तो ये एक टाइप का क्वेश्चन हो गया। तो बताओ जरा क्या हो जाएगा? बी सी डी ई एफ पी एल। बताओ जरा क्या हो जाएगा? बी सी डी ई एफ पी एल। बी से क्या हो जाएगा? बी फॉर बॉटेनिकल नेम। अरे वही साइंटिफिक नेम, प्लांट का साइंटिफिक नेम, बॉटेनिकल नेम। आ गया समझ में? सी से कलेक्टर्स नेम, किसने इसको कलेक्ट किया, किसने इसको वहां से निकाला। समझ में आ गया? मान लो मुझे वो प्लांट मिला था तो मेरा नाम यहां आ जाएगा कलेक्टर्स नेम। याद रखना, ऐसे मत कंफ्यूज होना। कलेक्टर का मतलब उस एरिया के आईएएस ऑफिसर नहीं भैया। कलेक्टर्स का मतलब जिसने उसको कलेक्ट किया, संग्रहित किया, वो क्या हो जाएगा? कलेक्टर्स नेम। हो गया पूरा क्लियर? डी से किस डेट को कलेक्ट किया,
डेट ऑफ कलेक्शन, क्या हो जाएगा बेटा, डेट ऑफ कलेक्शन। फिर ई से क्या हो जाएगा इसका इंग्लिश नेम, कौन सा नेम हो जाएगा, इंग्लिश नेम, समझ में आ गया। एफ से क्या हो जाएगा, फैमिली नेम, फैमिली तो अब आपको मालूम है ना, फैमिली नेम। पी से प्लेस ऑफ कलेक्शन, भाई कहां से मिला था, प्लेस ऑफ कलेक्शन, ये हमने लिख दिया प्लेस ऑफ कलेक्शन। एल से लोकल नेम, उसका लोकल नेम क्या है, जैसे मान लो यहां पर हम मैंगो हमको मिला तो हम यहां पर क्या लिखेंगे, आम, क्या लिखेंगे आप मुझे बताओ, लोकल नेम क्या हो जाएगा, आम। इंग्लिश नेम में क्या लिखेंगे, मैंगो। आया समझ में? तो आप मुझे बताओ इस हर्बेरियम शीट में हमने क्या क्या लिखा, हमने लिखा बी सी डी ई एफ पी एल, और इसका काम क्या है, ये क्विक सोर्स ऑफ रेफरेंस से है। समझ में आ गया क्या, कैसे हम इसको यूज करेंगे, एज अ डिक्शनरी हम इसको यूज करेंगे। और रिपोजिटरी फॉर फ्यूचर यूज, किसके लिए करेंगे इसको, रिपोजिटरी फॉर फ्यूचर यूज। तो सभी को याद हुआ, हो गया, डन आर डन, हो गया पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर। तो अब आपको ये दोनों पॉइंट क्लियर है, इसके क्या यूज हैं, समझ में आ गया, कोई डाउट तो नहीं किसी को। अब आप मुझे बताना जरा, ये जो मैंने हर्बेरिया की शीट बना ली, इस हर्बेरिया की शीट को बना के मैं कहीं पर भी फेंक दूं क्या ऐसे? आपने एक चीज देखी होगी कि जैसे मान लो आपके रूम में सारी चीजें फैली पड़ी रहती हैं, ठीक है, और पता चले किसी दिन आप जो है स्कूल गए और मम्मी ने उसको बढ़िया से अरेंज कर दिया, बढ़िया से उसको जमा दिया। अब दिक्कत क्या हो जाती है, बढ़िया से सेट तो हो जाता है, जम तो जाता है, लेकिन फिर आपको चीजें मिलती नहीं है ना। मेरे साथ तो ऐसे ही होता था भाई, चीजें मिलती नहीं है, फिर बढ़िया से जमा दिया तो पता चले अब खुद की चीजें नहीं मिल रही, कहां पर है। अपनी तो रोज आदत है कि भाई सॉक्स जो है बढ़िया से सोफे के ऊपर दिखना चाहिए, समझ में आ गया, टॉवल जो है वो बिस्तर के ऊपर ऐसे दिखना चाहिए। तो आप मुझे बताओ जरा, वो चीजें सामने दिखेंगी तो आसानी से दिख जाएंगी, ऐसा करना है या कहीं पर भी फेंक देना है, बताओ जरा, बताओ जल्दी से आप मुझे बताओ। ऐसा हो जाता है ना कई बार कि बोले जमा देते हैं तो चीजें मिलती नहीं है। तो इस परेशानी से बचने के लिए हम क्या करें, इस परेशानी से बचने के लिए हम क्या करें। आप सपोज करना, आपने देखा होगा कि मान लो कभी जैसे इसमें समर वेकेशन में मान लो आपकी जो मम्मा है वो चली गई आपके नाना जी के यहाँ चली गई, ठीक है, अब आपको जम के भूख लगी हुई है और आपका मन हुआ चलो यार कुछ नहीं दिख रहा तो चलो चाय बना लेते हैं, ठीक है। अब आप चाय बनाने गए, अब आप चाय बनाने गए किचन में, हो सकता है पहली बार इंटर हुए, आप कुछ नहीं मिल रहा, आपको ना आपको शक्कर मिल रही है, ना आपको चाय की पत्ती मिल रही है, ना आपको समझ में आ रहा कहां पर क्या रखा हुआ है। फिर आप मम्मी को फोन करोगे, मम्मी चाय पीना है, कहां रखा हुआ, तो क्या होगा, मम्मी बोलेंगी बेटा सीधे जाओ थर्ड कबर्ड में देखो, थर्ड जो कबर्ड है उसमें देखो जरा, थर्ड कबर्ड में देखो सेकंड नंबर पे जो बॉक्स रखा हुआ है, बोले हाँ मम्मी मिल गया, बस उसी में शक्कर है, ठीक है, तुरंत मिल जाएगा। फिर वो बोलेंगी सेकंड कबर्ड में आओ, सेकंड उसमें कबर्ड में देखो चाय पत्ती रखी हुई है, वो मिल जाएगा। अब फ्रिज खोलो जरा, उसमें मिल्क मिल जाएगा। ऐसा होता है ना। तो आप मुझे बताओ, मम्मी ने, आपकी मम्मी ने उसको प्रॉपर वे में अरेंज करा हुआ है, इसीलिए वो आसानी से मिल गया। तो यहां पर आप मुझे बताना, इस हर्बेरिया सीट को यदि मैं कहीं पर भी फेंक दूंगा तो क्या मेरे जाने के बाद किसी को यह मिलेगा? आप ऐसे समझना, मान लो 50 साल मैंने एक हर्बेरिया में नौकरी करी और मैंने उसको किसी भी तरह से मैंने उसको बढ़िया कैसे भी जमा दिया। अब 50 साल बाद मान लो मेरी जगह कोई दूसरा पर्सन आ गया, तो जो रखा हुआ है, जो हर्बेरिया रखा हुआ है, आप मुझे बताओ यदि वो अनऑर्गेनाइज्ड वे में अरेंज है तो वो पर्सन का ये पूरा हर्बेरिया जो इतना सारा स्टोर हाउस बना हुआ है, कोई काम आएगा क्या? कोई काम नहीं आएगा। तो इसीलिए इसको अरेंज करने के लिए, इसीलिए इसको अरेंज करने के लिए किसकी जरूरत पड़ती है? हमने एक यूनिवर्सल सिस्टम ऑफ बना रखा है बेंथम एंड हुकर का। किसका बना रखा है? बेंथम एंड हुकर का यूनिवर्सल सिस्टम बना रखा है इसको अरेंज करने के लिए। सो दिस हर्बेरिया सीट विल अरेंज ऑन द बेसिस ऑफ यूनिवर्सल सिस्टम। और वो यूनिवर्सल सिस्टम किसने बताया है? बेंथम एंड हुकर ने। किसने बताया है? बेंथम एंड हुकर ने। तो मान लो मैं यहां पर हूं, मान लो मेरा ट्रांसफर इंग्लैंड में हो जाए, मेरा ट्रांसफर इंग्लैंड में हो जाए, ठीक है, तो वो भी वहां पर भी जो हर्बेरिया होगा ना, वो कैसे अरेंज किया जाएगा? बेंथम एंड हुकर के उससे। समझ में आ गया? मान लो मेरा कहीं और हो जाए, मान लो मैं यूएस चला जाऊं, वहां पर भी वही हो जाए, यूएस का कोई पर्सन यहां आ जाए तो यहां पर भी अरेंज किया हुआ है, किसके बेसिस पर? यूनिवर्सल सिस्टम से। तो जब एक सिस्टम से हमने बनाया हुआ है तो वो चीजें ढूंढने में आसानी होंगी या चीजें ढूंढने में दिक्कत होंगी? वो चीजें ढूंढने में आसानी होंगी। तो इस हर्बेरिया सीट को हम अरेंज करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ, बताओ जरा, ऑन द बेसिस ऑफ
किसने दिया था? बेंथम एंड हुकर ने। क्लियर हो गया? किसी को इसमें डाउट है तो फटाफट बताओ। हो गया पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर? जल्दी से बताओ, कोई डाउट है तो बताओ, मैं अभी स्पेलिंग बताता हूं। वेरी गुड, सृष्टि ने बिल्कुल सही लिखा है। तो आप मुझे बताओ, दी शीट्स, हम यहां पर क्या लिखें? ये जो शीट्स हैं, हर्बेरिया सीड्स, हर्बेरिया शीट्स आर अरेंज्ड on the basis of universally accepted सिस्टम। और ये यूनिवर्सली एक्सेप्टेड सिस्टम किसने दिया था? आप मुझे बताइए। गिवन बाय बेंथम एंड हुकर। दो बहुत ही फेमस साइंटिस्ट हैं, बेंथम एंड हुकर। क्लियर हो गया? आपको याद रहेगा, बेंथम एंड हुकर। इन दो के सिस्टम के अकॉर्डिंग हम क्या करते हैं? इसको अरेंज करते हैं। हो गया पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर? डू दे स्टिक द होल मैंगो पार्ट, उसमें फ्रूट को हम करते हैं, हम उसको प्रेस करेंगे। प्रेस करने के बाद में अलग अलग पार्ट्स को हम कर सकते हैं। हम उसकी लीफ को कर सकते हैं, हम स्टेम को कर सकते हैं, जो चीजें हम उसको स्टोर कर सकते हैं। हो गया पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर? तो ये चीजें जो है हमको इसमें पता चल जाएंगी। हो गया पूरा क्लियर? ये देखो जरा, ये हर्बेरिया ऐसे ये देखो, ये हर्बेरिया की शीट है, ये आपको दिखाई दे रही है, एनसीईआरटी का ही डायग्राम है। ये हर्बेरिया की शीट है, और ये हर्बेरिया की शीट हमने इस तरीके से रखी हुई। आपने देखा होगा पुराने जो गवर्नमेंट ऑफिस होते थे उनमें बहुत सारी फाइलें रखी रहती थी, बहुत सारी फाइलें रखी रहती थी ना। तो वो फाइलों को भी क्या करते थे कि एक प्रॉपर सिस्टम से अरेंज किया जाता था। कोई भी अल्फाबेटिकली कर दिया भाई, जैसे आप स्कूल में क्या होता है, आपकी अटेंडेंस होती है, पहले अल्फाबेटिकली जिसका नाम ऐसे आता है उसको। तो इस तरीके से एक प्रॉपर सिस्टम बनाया हुआ है। वो सिस्टम किसने दिया है? बताओ जरा। बेंथम एंड हुकर ने। किसने दिया है? बेंथम एंड हुकर ने। हो गया पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर? किसी को इसमें डाउट है? तो ये हमने पूरा इसमें क्या कर दिया? अरेंज कर दिया। आया समझ में? अब ये हर्बेरिया जो है ना बेटा, ये दो टाइप का हो सकता है, एक माइनर हर्बेरिया, एक मेजर हर्बेरिया। समझ में आ गया? हर्बेरिया भी कितने टाइप का हो सकता है? दो टाइप का हो सकता है। समझ में आ गया? एक क्या हो जाएगा? हर्बेरिया कितने टाइप का हो सकता है? आप मुझे बताओ। दो टाइप का हो सकता है। क्या हो जाएगा? जल्दी से मुझे बताओ। एक हो जाएगा माइनर हर्बेरिया, दूसरा हो जाएगा मेजर हर्बेरिया। क्लियर हो गया? या हर्बेरियम। तो जो माइनर होता है ना, उसमें हम लोकल प्लांट्स को लेते हैं। किसको स्टोर करते हैं? स्टोर लोकल प्लांट्स। समझ में आ गया? लोकल प्लांट्स के स्पेसिमेन होते हैं। लेकिन जो मेजर हर्बेरिया होता है ना, उसमें हम क्या करते हैं? स्टोर डिस्टेंट, कहीं का भी हम ले सकते हैं। पता चले इंडिया में है तो हम किसी और कंट्री का ले सकते हैं, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, कहीं से भी हम ले सकते हैं। सो डिस्टेंट प्लांट स्पीसीज। प्लांट स्पीसीज। क्लियर हो गया? ये आपको समझ में आ गया? तो आप मुझे बताओ इसके फंक्शन क्या है? मेजर फंक्शन क्या है? क्विक सोर्स ऑफ रेफरेंस। दूसरा क्या हो जाएगा? रिपोजिटरी फॉर प्रॉपर यूज, रिपोजिटरी फॉर फ्यूचर यूज। हो गया? तो ये हमारा हर्बेरिया जो था वो कंप्लीट हो गया। समझ में आ गया? अभी मैं आपको हर्बेरिया का और 2-3 पॉइंट बताऊंगा, बट वो बॉटनिकल गार्डन के सामने साथ में। इससे बाहर आज तक कभी कोई क्वेश्चन पूछा ही नहीं गया है। क्लियर है? इसी में मैं चाहूं आपको अल्फा टैक्सोनॉमिक, बीटा टैक्सोन सब पढ़ा सकते हैं, लेकिन उसका कोई यूज नहीं है। समझ में आ रहा है? अननेसेसरी जो है वो फालतू की चीजें आपके दिमाग में डालने से कोई मतलब नहीं है। क्लियर है? चलो, तो अब हम बात कर रहे हैं, नेक्स्ट हमारा टॉपिक है बॉटनिकल गार्डन। किसकी बात कर रहे हैं? नेक्स्ट हमारी टैक्सोनॉमिकल एड क्या है? बॉटनिकल गार्डन। मुझे बताना बेटा, बॉटनिकल आ गया तो बॉटनिकल आ गया तो जल्दी से मुझे बताओ, ये प्लांट के लिए होगा या एनिमल के लिए होगा? जल्दी से मुझे बताओ।
ऑब्वियसली आप मुझे बताइए किसके लिए होगा? बॉटनी इज द स्टडी ऑफ प्लांट्स, तो किसके लिए? प्लांट्स के लिए। और मैंने आपको क्या बोला था, इस चैप्टर में हम जो भी पढ़ रहे हैं ये क्या है? XC2। क्या हो जाएंगे? XC2। और गार्डन, आप मुझे बताओ जब आप गार्डन में जाते हो तो बेटा गार्डन में लिविंग प्लांट्स होते हैं या फिर डेड होते हैं? लिविंग होते हैं ना। तो जब लिविंग आ गया तो इसका मतलब ये क्या होगा? कंजर्वेशन। तो आप मुझे बताओ गार्डन है तो इसका मतलब इसमें क्या होगा? लिविंग होगा। और जब लिविंग होंगे, लिविंग प्लांट्स होंगे तो ये क्या हो जाएगा? मुझे बताओ जरा। कंजर्वेशन। क्या हो जाएगा? मुझे जल्दी से बताओ। इट वुड बी कंजर्वेशन। हो गया पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर? क्या हो जाएगा? ये कंजर्वेशन। हो गया क्लियर? अब बॉटनिकल गार्डन में होता क्या है आप समझना। तो आप मुझे बताओ, बॉटनिकल गार्डन नाम ही बता रहा है बॉटनी, प्लांट के लिए। मैंने आपको क्या बोला, इस पूरे चैप्टर में आप जो भी पढ़ रहे हो वो सब क्या आएगा? XC2। फिर इसमें लिविंग प्लांट्स हैं, आपने देखा होगा या कभी आप गार्डन में से गए होगे तो गार्डन में आपने देखा होगा ऐसे प्लांट होते हैं, ये प्लांट लगे हुए हैं, आपने सभी लोगों ने इसको देखा होगा इस तरीके से। और उस प्लांट में ऐसे एक प्लेट लगी होती है, आपने देखा होगा अलग से ऐसे प्लेट लगी होती है, आपको लगता है ऐसे नेम प्लेट लगी हुई है, देखा ऐसे? ऐसे आपने देखा इसमें से नेम प्लेट जैसा कुछ लगा रहता है, देखा? आप कभी ऐसे गए हो, नेम प्लेट लगी रहती है। तो बेटा ये जो नेम प्लेट रहती है ना, इस नेम प्लेट में क्या क्या होगा? पहले तो आप मुझे बताओ, प्लांट अभी जिंदा है, क्लियर है? अभी ये जिंदा है तो ये कंजर्वेशन होगा कि प्रिजर्वेशन? हाँ भाई, ये क्या होगा? कंजर्वेशन। अब जो इसमें नेम प्लेट है ना, उस नेम प्लेट में क्या क्या होता है? फैमिली नेम, जीनस नेम, स्पीसीज नेम। क्या क्या होगा जल्दी से आप मुझे बताओ? उसकी फैमिली का नाम, उसके जीनस का नाम, उसकी स्पीसीज का नाम। बताओ जरा क्या क्या हो जाएगा? उसकी फैमिली का नेम, उसका जीनस का नेम और उसकी स्पीसीज का नेम। अब आप मुझे बताओ, आपके घर के बाहर में मान लो कॉलोनी में नाम लिखा हुआ है, भाई ये चड्डा जी का घर है, ये मान लो शर्मा जी का घर है, तिवारी जी का घर है, तो यदि उस नेम प्लेट में लिखा होगा तो आप उसकी मदद से क्या कर सकते हो? आइडेंटिफाई कर सकते हो ना। तो इसी तरीके से गार्डन में बहुत सारे प्लांट होते हैं और प्लांट में इस तरीके से नेम प्लेट लगी होती है। क्या लगी होती है? नेम प्लेट लगी होती है। तो आप मुझे बताओ, नेम प्लेट की मदद से हम क्या करेंगे? आइडेंटिफिकेशन। सो व्हाट इज द पर्पस ऑफ बॉटनिकल गार्डन? बॉटनिकल गार्डन का पर्पस हो जाएगा आइडेंटिफिकेशन। क्या हो जाएगा जल्दी से मुझे बताओ? आइडेंटिफिकेशन। हो गया पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर? तो आप मुझे बताना जरा, इसमें हम क्या क्या मेंशन करेंगे? फैमिली नेम, जीनस नेम, स्पीसीज नेम। बताओ जरा क्या क्या मेंशन करेंगे हम इसमें? फैमिली नेम, फिर आप मुझे बताओ क्या मेंशन करेंगे? जीनस नेम, फिर हम क्या डालेंगे इसमें? स्पीसीज नेम। तो आप मुझे बताइए जरा, स्पीसीज नेम जब हम डाल देंगे तो इनकी मदद से हम क्या कर सकते हैं? बताओ सर, हम क्या कर सकते हैं? आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्लांट स्पीसीज। बस ये इसका पर्पस हो गया। इसका पर्पस क्या हो जाएगा जल्दी से मुझे बताओ जरा? इसका पर्पस क्या हो जाएगा? आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्लांट स्पीसीज। क्या पर्पस हो जाएगा बेटा इसका? आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्लांट स्पीसीज। क्लियर हुआ या नहीं हुआ? जल्दी से मुझे बताओ। हो गया क्लियर? आगे बढ़ें, चलो जरा। अब देखो, आप मुझे बताओ, इसके एग्जाम्पल हम याद करते हैं। तो जैसे भारतीय लोगों को, आप मुझे बताओ, कोई बाहर से कंट्री का, बाहर की कंट्री के ज्यादा अच्छे लगते हैं ना? भारतीय लोगों को लगता है कि नहीं लगता? कोई बाहर से आए उनको हम क्या बोलते हैं? NRI बोलते हैं, नॉन रेसिडेंशियल इंडियन। जो पहले जिनके पूर्वज या पहले कभी इंडिया में थे बट अब वो दूसरी कंट्री में रहते तो उनको हम नॉन रेसिडेंशियल इंडियन बोलते हैं। ठीक है, यदि मान लो आप किसी पंजाबी के सामने एक आप चले जाओ और दूसरी तरफ उससे बोल दो हाँ भाई कनाडा से आ रहा है, तो वो भगवान को एक तरफ छोड़ देगा लेकिन पहले कनाडा वाले की बात सुनेगा। होता है कि नहीं होता है? ऐसा आप मुझे बताओ जरा। तो यहां पर आप मुझे बताना जरा कि यहां पर भारतीयों को बाहर के लोग जो है वो बड़े अच्छे लगते हैं, है ना? तो यहां से इसको याद रखने का बहुत सिंपल सा निमोनिक्स है, भारतीय लव्स NRI। ये निमोनिक्स हो गया। तो बताओ जरा क्या हो जाएगा? जल्दी से आप मुझे बताइए। भारतीय लव्स NRI। क्या हो जाएगा जल्दी से आप मुझे बताओ जरा? भारतीय लव्स NRI। क्लियर हो गया? बी फॉर क्या हो जाएगा? बी फॉर बॉटनिकल गार्डन। ये किसके एग्जाम्पल हैं? बॉटनिकल गार्डन के। किसके एग्जाम्पल हैं? बॉटनिकल गार्डन के। किसके एग्जाम्पल हैं? जल्दी से आप मुझे बताओ। दे आर द एग्जाम्पल्स ऑफ
बॉटनिकल गार्डन। हो गया क्लियर? भारतीय लव्स एनआरआई। तो अब एल से क्या हो जाएगा, देखो जरा हम एल से देखते हैं। एल से हो जाएगा लॉयड बॉटनिकल गार्डन। बॉटनिकल गार्डन आ गया समझ में? तो बताओ जरा एल से क्या हो जाएगा, लॉयड बॉटनिकल गार्डन। क्लियर हो गया? फिर आप मुझे बताइए जरा एन से क्या हो जाएगा, नेशनल बॉटनिकल गार्डन। क्लियर है? आर से क्या हो जाएगा, रॉयल बॉटनिकल गार्डन। और आई से क्या हो जाएगा, इंडियन भारतीय लव्स एनआरआई। आई में इंडियन ही तो था, इंडियन बॉटनिकल गार्डन। तो आप मुझे बताओ, जल्दी से आप मुझे बताइए जरा, आपको इसके सारे एग्जांपल्स याद हुए? फिर हम देखते हैं कि ये कहां होता है, वो हम देखते हैं। तो बताओ जरा, भारतीय लव्स एनआरआई। एल से लॉयड बॉटनिकल गार्डन, एन से नेशनल बॉटनिकल गार्डन, आर से रॉयल बॉटनिकल गार्डन, आई से इंडियन बॉटनिकल गार्डन। क्लियर हो गया? भारतीय लव्स एनआरआई। हो गया पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर? सभी को याद हुआ? भारतीय लव्स एनआरआई हो गया। चाहो तो यहां पर साइड में लिख भी सकते हो भारतीय, चलो हम यहां लिख लेते हैं। यहां पर हमने क्या लिख लिया, भारतीय लव्स, और बाकी तो वैसा का वैसा ही है। देखो जरा, एनआरआई, भारतीय लव्स एनआरआई। तो ये हमारा निमोनिक्स हो गया कि नहीं हो गया? पूरा क्लियर हो गया। चलो, अब ये कहां होते हैं, इसके ऊपर क्वेश्चन। अब ये क्वेश्चन कैसे देते हैं, मैच द फॉलोइंग में, कि भाई ये यहां है तो वो कहां है। अब इसमें बच्चे क्या हो जाते हैं, कंफ्यूज। तो मैंने आपको बोला, जहां कंफ्यूजन वहीं से क्वेश्चन, जहां कंफ्यूजन वहीं से क्वेश्चन। ये नीट का बिल्कुल सिंपल सा फंडा है। तो हम भी क्यों कंफ्यूज हो, हम क्यों अपने कान कंफ्यूज करें। चलो देखो जरा, अब इसको याद रखने का कितना अच्छा तरीका है। लव, ये क्या हो गया, लव हो गया ना, समझ में आ गया? ये क्या हो गया, लव। तो आप मुझे बताओ, लव के साथ में लॉयड बॉटनिकल गार्डन आ रहा था ना, तो लव डार्लिंग, लव दार्जिलिंग हो जाएगा याद? तो बताओ जरा, लव वाला कहां है, लव दार्जिलिंग। याद रहेगा, लव डार्लिंग, वैसे करके याद रख लो, तब भी आपको याद हो जाएगा। तो पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? जल्दी से आप मुझे बताओ, हो गया पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर? हो गया पूरा क्लियर? चलो, अब हम बात कर रहे हैं किसकी, पहले हम रॉयल की बात कर लेते हैं। पूरी दुनिया में पता है सबसे ज्यादा रॉयल अपने आप को कौन समझते हैं, ये ब्रिटिशर्स। इतना सा देश है, बेवकूफ बना बना के पूरी दुनिया पे उन्हें राज किया, वो अपने आप को सबसे ज्यादा वो समझते हैं। आप कभी आप दूसरी कंट्री में जाओगे ना, वो आपको मिलेंगे ना, तो अपने को मतलब अपनी आंखों में नहीं देखेंगे, ऊपर देख के बात करेंगे, अपने आप को इतना रॉयल समझते हैं। तो रॉयल कहां पर होगा, इंग्लैंड में। कहां पर होगा आप मुझे बताओ जरा, इंग्लैंड में। तो जल्दी से आप मुझे बताओ, रॉयल बॉटनिकल गार्डन कहां हो जाएगा, इंग्लैंड में। एक जगह है क्यू, समझ में आ गया? क्यू कहां पर है, क्यू इंग्लैंड में। कहां पर होगा आप मुझे बताओ, क्यू सिटी है, क्यू छोटी सी जगह, वहां पर ये इंग्लैंड में। और मजे की बात है, दुनिया का सबसे बड़ा हर्बेरिया है, लार्जेस्ट हर्बेरिया। क्या है ये, लार्जेस्ट हर्बेरिया इन द वर्ल्ड। क्लियर हो गया? समझ में आया? सॉरी, लार्जेस्ट हर्बेरिया भी है, लार्जेस्ट बॉटनिकल गार्डन भी है। अभी मैं आपको बताऊंगा हर्बेरिया के बारे में। मैंने आपको बोला ना, कुछ पॉइंट्स आगे आएंगे। क्लियर है? तो ये समझ में आ गया। चलो, अब ये दो बच गए, नेशनल और इंडियन। नेशनल और इंडियन, अब इनमें बड़ा कंफ्यूजन होता है। एक है हावड़ा में, एक है लखनऊ में। उनको भी मालूम है, एग्जामिनर को भी मालूम है कि चलो ये तो आपने याद कर लिया, लव डार्लिंग के साथ में आपने याद कर लिया, ये जो रॉयल था इसको आपने इंग्लैंड भेज दिया। अब ये दो बच गए, इनका क्या करें? समझ में आ गया, इनका हम क्या करें, नेशनल बॉटनिकल गार्डन और इंडियन बॉटनिकल गार्डन। अब इनमें से एक है लखनऊ में और एक है कहां पर, हावड़ा में, मतलब कैलकाटा में। अब कैसे याद रखें, देखो जरा कितना आसान है, आप देखना। आप मुझे बताओ, ये जो L है ना, बताओ ये L यहां पर आ गया था ना, तो इस L के पास वाली जगह पर, L के बाद N आया था ना, तो L के पास वाली जगह पर जो ऑप्शन आ रहा है वो क्या हो जाएगा, लखनऊ। क्या हो जाएगा, लखनऊ। तो अब आप मुझे बताओ, हमने निमोनिक्स क्या याद किया था, भारतीय लव्स एनआरआई, लव डार्लिंग खत्म। अब नेशनल में हम कंफ्यूज हो रहे हैं कि नेशनल बॉटनिकल गार्डन जो वो लखनऊ में है या फिर वो कैलकाटा में है, कैसे करें।
तो देखो जरा, एन एल के पास ज्यादा है या एन इसके पास ज्यादा है? एन एल के पास ज्यादा है, तो एन वाले में क्या आएगा? लखनऊ। हो गया पूरा क्लियर। अब बच गया इंडियन बॉटनिकल गार्डन। कहां पर जाएगा इंडियन बॉटनिकल गार्डन? इंडियन बॉटनिकल गार्डन जाएगा हावड़ा में। हावड़ा। समझ में आ गया? तो ये क्वेश्चन कई कई बार पूछे गए हैं। और कैसे पूछे गए हैं बेटा? ये मैच द फॉलोइंग टाइप के क्वेश्चन पूछे गए। क्लियर हुआ? तो सभी को समझ में आ गया, पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया ना? चलो अब आप मुझे बताओ, फिर से बताओ, भारतीय लव्स एनआरआई। भारतीय लव्स एनआरआई क्लियर हो गया? एल से लॉयड बॉटनिकल गार्डन, एन से नेशनल बॉटनिकल गार्डन, आर से रॉयल बॉटनिकल गार्डन, आई से इंडियन बॉटनिकल गार्डन। लव दार्जिलिंग। क्लियर हो गया? फिर आप मुझे बताओ, नेशनल लखनऊ में है, इंडियन हावड़ा में। हो गया पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर? चलो अब देखो जरा, अब हम आगे की बात करते हैं। देखो ये जो बॉटनिकल गार्डन है ना, इन्हीं बॉटनिकल गार्डन से ही हर्बेरिया बनाया जाता है। समझना जरा। अब आप मुझे बताओ, हर्बेरिया बनाने के लिए हमको प्लांट स्पीसीज की जरूरत पड़ेगी, तो इसीलिए क्या करते हैं, हर्बेरिया को हम कहां पर बनाते हैं? बॉटनिकल गार्डन में। तो जितने भी बॉटनिकल गार्डन है वो सभी हर्बेरिया भी हैं। तो आप मुझे बताओ, हर्बेरिया आर एसोसिएटेड विथ बॉटनिकल गार्डन। ये जो रॉयल बॉटनिकल गार्डन है ना, ये सबसे बड़ा हर्बेरिया है, बिगेस्ट हर्बेरिया इन द वर्ल्ड, ये लार्जेस्ट हर्बेरिया इन द वर्ल्ड। इट इज द लार्जेस्ट हर्बेरिया इन द वर्ल्ड। हो गया पूरा क्लियर? कोई डाउट तो नहीं है? तो हम क्या लिखेंगे यहां पर, आप मुझे बताओ। नेक्स्ट पॉइंट हम लिखते हैं, हर्बेरिया आर हर्बेरियम आर associated with botanical garden। क्लियर हो गया? तो जो रॉयल बॉटनिकल गार्डन है ना, हैज लार्जेस्ट हर्बेरियम इन द वर्ल्ड। हो गया पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर? इससे बाहर कोई क्वेश्चन आएगा ही नहीं। अब पूरी चीजें आप पढ़ डालो, जितना बॉटनिकल गार्डन के बारे में सब कुछ पढ़ डालो, और जो मैंने लिखवाया बस वो छोड़ जाओ, तो क्या होगा? सिलेक्शन नहीं होगा। बात समझ में आ रही है? आप क्रिकेट खेलने जा रहे हो, आप फुटबॉल खेल लो, कबड्डी खेल लो, खो खो खेल लो, लूडो खेल लो, सब खेल लो, बस क्रिकेट को छोड़ के चले जाओ। यही स्टूडेंट्स करते हैं। समझ में आ रहा है? इस वजह से आप खुद सोचो, 15 लाख स्टूडेंट एग्जाम देते हैं, क्यों 85,000 सिलेक्ट होते हैं? क्या सारे पढ़ने वाले नहीं होते? होते हैं, बट उनको पता ही नहीं होता क्या पढ़ना है। सबसे बड़ी दिक्कत यह होती है। समझ में आ रहा है? चलो ये पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ, आगे बढ़े। अब हम बात कर रहे हैं किसकी? म्यूजियम की। अब समझना जरा, ये म्यूजियम है क्या? आपने भी बचपन में देखा होगा म्यूजियम क्या होता है। म्यूजियम एक्चुअली वर्ड लिया गया है ग्रीक वर्ड से। मैंने आपको बोला ना, जो टर्म्स होते हैं उसका कोई ना कोई मीनिंग होता है। ऐसा नहीं होता कि कोई भी जो है वो मतलब अपनी मनमर्जी से कुछ भी रख दिया। ये म्यूजियम वर्ड लिया गया है म्यूजियम से। किससे लिया गया है? म्यूजियम से। क्लियर है? और म्यूजियम वर्ड किससे लिया गया है? म्यूजिन से। एक म्यूजिन एक गॉडेस है, ग्रीक गॉडेस है। किसकी? आर्ट एंड कल्चर की गॉडेस है। और उनके टेम्पल्स हुआ करते थे। समझना जरा, वो जो गॉडेस है ना, उनके टेम्पल्स हुआ करते थे, और उस टेम्पल में अच्छी अच्छी चीजें देखने के लिए, मान लो किसी दूसरी कंट्री से कोई ढाल लेकर आ गए, कुछ आर्मर लेकर आ गए, ठीक है, कोई तलवार लेकर आ गए, तो वो सारी चीजें जो है वहां पर सजा के रखी जाती थी। ठीक है? या मान लो किसी को, राजा को जीत के लेकर आ गए। जैसे आपने गेम ऑफ थ्रोन को देखा होगा। गेम ऑफ थ्रोन यदि आपने देखा है तो उसमें वो जो बना हुआ है, उसमें जिसपे वो बैठता है, वो किससे बना हुआ है? जितने भी उनको किंग को उसने हराया था, उसकी किससे बना हुआ? स्वॉर्ड से बना हुआ है कि नहीं? तो इसको क्या बोलते हैं? म्यूजियम। तो म्यूजियम किसके लिए हो सकता है? म्यूजियम प्लांट के लिए भी हो सकता है, म्यूजियम एनिमल के लिए हो सकता है,
म्यूजियम के अंदर स्केलेटन भी हो सकते हैं, म्यूजियम के अंदर कोई आर्ट भी हो सकता है, म्यूजियम के अंदर कोई भी चीज हो सकती है, कोई हैंडीक्राफ्ट हो सकता है, कोई भी चीज हो सकती है। इसका पर्पस क्या है? जिससे लोग उसको पहचाने, उसके बारे में समझें, उसके बारे में जाने। जैसे आपने जुरासिक पार्क देखी होगी, तो जुरासिक पार्क में कोई एक म्यूजियम बना होता है, क्लियर है, वो नहीं जहां वो जिंदा रहते, म्यूजियम बना रहता है जहां पर अलग अलग उसकी चीजें रखी हुई है, पूरा ऐसे स्केलेटन रखा हुआ है, क्लियर हुआ। तो अब आप देखना जरा, ये जो म्यूजियम है, इस म्यूजियम के अंदर क्या क्या हो सकता है बेटा? इसके अंदर प्लांट हो सकते हैं, क्लियर है, और किसके लिए हो सकता है? और एनिमल्स हो सकते हैं, क्लियर है, और क्या हो सकते हैं? स्केलेटन हो सकते हैं, आ गया समझ में? और क्या हो सकते हैं? कोई आर्ट्स हो सकते हैं, कोई भी चीज हो सकती है, एनी चीज, किसी भी चीज को हम यहां पर स्टोर कर सकते हैं। बट ये सभी, आप मुझे बताओ, आपके स्कूल में लैब में आपने देखा होगा कि एक उसमें छोटी सी बॉटल में एक स्टारफिश तो रखी होगी, या स्केलेटन ऐसे रखा होगा, देखा होगा आपने, वो पूरा हड्डियों का ढांचा रखा होगा, स्केलेटन रखा होगा। वो लिविंग है या डेड है? डेड है ना। क्लास में मान लो लिविंग हो जाए, जरा इमेजिन करो, टीचर पढ़ा रहे हैं, वो पीछे से आए ऐसे, क्या पढ़ा रहे हो सर, क्या चल रहा है, समझ में आ गया कुछ, जरा मेरी भी तो ये वाली हड्डी देख लो, इसमें दर्द हो रहा है मुझे, तो सोचो जरा, मजा ही आ जाए फिर तो यहां पर आप मुझे बताओ, म्यूजियम में सारी चीजें कैसी होती हैं? डेड। कैसी होती हैं? डेड। पहले मुझे बताओ, एक्स सिटू होगा कि इन सिटू? अगेन क्या होगा? इट इज एक्स सिटू। इस चैप्टर में हम जो भी पढ़ रहे हैं वो सब क्या है? एक्स सिटू। क्या हो जाएगा? एक्स सिटू। फिर आप मुझे बताओ जरा, इसमें सारी चीजें डेड है या लिविंग है? सारी चीजें डेड होती हैं, तो जब डेड होंगी तो ये क्या होगा? प्रिजर्वेशन होगा या कंजर्वेशन होगा? इट वुड बी प्रिजर्वेशन। क्या हो जाएगा? आप मुझे बताओ, प्रिजर्वेशन। और इसका पर्पस क्या हो जाएगा? इसका पर्पस होगा एजुकेशनल पर्पस, जिससे आप उसको पहचान सको, उसके बारे में समझ सको, उसके कितने हाथ हैं, कितने पैर हैं। आपने देखा होगा, आपकी इसमें रखा होगा म्यूजियम में, भाई ये यहां मिलता है, यहां पर ऐसे होता है, देखा कि नहीं देखा? क्लियर हो गया? तो आप मुझे बताओ जरा, इसका पर्पस क्या हो जाएगा? व्हाट इज द पर्पस ऑफ म्यूजियम? तो इसका पर्पस क्या होगा? जल्दी से आप मुझे बताओ। पर्पस होगा इसका एजुकेशनल पर्पस। क्या हो जाएगा? एजुकेशनल पर्पस, मतलब उसके बारे में जानना। क्लियर हो गया? उसके बारे में जानना। तो ये पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? अब हमको इसको प्रिजर्व करना है। कैसे प्रिजर्व करें? बात समझ में आ रहा है? हमको क्या करना है? प्रिजर्व करना है। तो हम कैसे प्रिजर्व करें? क्लियर है? चलो, तो प्रिजर्व करने के लिए दो तरीके होते हैं। चलो, आप मेडिकल कॉलेज में जाओगे तो आपको ये वाला लेक्चर याद आएगा, ठीक है? तो अब अच्छा, वो मूवी देखिए मुन्ना भाई, उसमें मुन्ना भाई मूवी में देखा होगा, मुन्ना भाई एमबीबीएस, एक ऐसे उसको कैडेवर को लेके आते, मरा हुआ आदमी रहता है, ठीक है, और उसमें फिर वो जाता है उसके पास में, सब देखते हैं सर बहुत बदबू आ रही है, बहुत बदबू आ रही है, इस तरीके से करते हैं कि नहीं करते? याद रखना, कोई भी बॉडी का पार्ट, कोई भी बॉडी का पार्ट जो है वो हमेशा एक लिक्विड में स्टोर किया जाता है। उस लिक्विड का नाम होता है फॉर्मेलिन। क्या नाम होता है? फॉर्मेलिन। और मुझे बताओ, यदि लिक्विड में कर रहे हैं, यदि लिक्विड में कर रहे हैं, तो वो वेट प्रिजर्वेशन होगा या ड्राई? इट वुड बी वेट प्रिजर्वेशन। वो कैसा प्रिजर्वेशन होगा? वेट प्रिजर्वेशन होगा। आप मेडिकल कॉलेज में जाओगे ना, फर्स्ट ईयर में, सामने उसको ऐसे कैडेवर को निकाल के लाएंगे, ठीक है, उसको कैडेवर को बहुत स्मेल आएगी, धीरे धीरे आप देखोगे सब गिरना शुरू करेंगे, टप टप टप, इतनी इतनी पंजेंट स्मेल होती है, 3 दिन तक आपके नाक से जाएगी नहीं, इतनी, मतलब इतनी इसकी पंजेंट स्मेल होती है, पहली बार में तो दिमाग घूम जाता है, इतनी पंजेंट स्मेल होती है। तो वो जो पंजेंट स्मेल आती है ना, वो किसकी आती है? फॉर्मेलिन की। किसकी आती है? फॉर्मेलिन की। तो आप मुझे बताओ, हम प्रिजर्वेशन दो तरीके से कर सकते हैं। एक तो हम वेट प्रिजर्वेशन कर सकते हैं, एक हम ड्राई प्रिजर्वेशन कर सकते हैं। समझ में आया? तो चलो हम देखते हैं, प्रिजर्वेशन के बारे में पढ़ लेते हैं। प्रिजर्वेशन, अब ये प्रिजर्वेशन बेटा दो टाइप का हो सकता है। एक हो सकता है वेट प्रिजर्वेशन, एक हो सकता है ड्राई प्रिजर्वेशन। क्या होगा? एक होगा वेट प्रिजर्वेशन, एक होगा ड्राई प्रिजर्वेशन। क्लियर है? अब वेट प्रिजर्वेशन हम किस में स्टोर करते हैं? एनी एनिमल पार्ट्स, एनी एनिमल पार्ट्स शुड स्टोर्ड इन द फॉर्मेलिन। क्लियर है? तो हम किस में स्टोर करेंगे? आप मुझे बताओ जरा। एनी एनिमल पार्ट, एनी एनिमल पार्ट शुड स्टोर
इन फॉर्मेलिन। किसमें स्टोर करेंगे बेटा? फॉर्मेलिन में। समझ में आ गया? किसमें स्टोर करेंगे? फॉर्मेलिन में स्टोर करेंगे। तो आपको वेट प्रिजर्वेशन समझ में आया कि नहीं आया? आ गया वेट प्रिजर्वेशन। अब हम ड्राई प्रिजर्वेशन की बात कर रहे हैं। अब ड्राई प्रिजर्वेशन भी किया जा सकता है। कैसे प्रिजर्व किया जा सकता है आप समझो। अब ड्राई प्रिजर्वेशन के लिए दो कंडीशन है। छोटे एनिमल्स का भी किया जा सकता है, बड़े एनिमल का भी किया जा सकता है। अब जैसे मान लो छोटा सा कीड़ा है, छोटा सा इंसेक्ट है, तो अब छोटे से इंसेक्ट के लिए हम क्या करें? तो सबसे पहले हम उसको क्या करेंगे? आप पहले तो मुझे बताओ, ये प्रिजर्वेशन है, इसका मतलब वो डेड होगा या लिविंग होगा? डेड होगा। क्लियर हुआ? तो आप मुझे बताना जरा, जैसे ममीफिकेशन, ममीफिकेशन भी क्या है? ममीफिकेशन इज अ प्रिजर्वेशन। ममीफिकेशन क्या है? प्रिजर्वेशन। क्लियर हुआ? चलो अब हम बात कर रहे हैं फॉर स्मॉल एनिमल, एनिमल जैसे एग्जाम्पल हम यदि बोले इंसेक्ट, इसका मतलब एग्जाम्पल होता है, इसको हम क्या बोलेंगे? इंसेक्ट्स। दूसरी तरफ हम बोल रहे हैं फॉर लार्ज एनिमल्स, फॉर लार्ज एनिमल्स, इसमें हम क्या करते हैं? आपने देखा भी है, ठीक है? अब आप समझना जरा, फॉर्मेलिन इंसेक्ट की बात कर रहे हैं। सबसे पहले तो हम इस इंसेक्ट को पकड़ेंगे, कलेक्ट किया, कलेक्ट करने के बाद प्रिजर्वेशन है तो उसको वैसा का वैसा रखेंगे, मार देंगे, उसको किल कर दिया, ठीक है? किल करने के बाद हम उसको क्या कर देते हैं? छोटे से बॉक्स में, छोटे से बॉक्स में हम उसको पिनिंग कर देते हैं। क्या कर देते हैं? उसको ठोक देते हैं वहां पर, बिल्कुल उसको ऐसे फिक्स कर देते हैं। क्यों फिक्स कर देते हैं? यदि वो अपनी एक जगह पे फिक्स रहेगा तो मान लो हम उन बॉक्सेस को यदि मूव कर रहे हैं, इफ वी आर मूविंग दीज बॉक्सेस, तो वो टूट सकता है। वो क्या हो सकता है? टूट सकता है। लेकिन यदि हमने उसको एक जगह पे फिक्स कर दिया, पिन कर दिया, या हमने उसको सील कर दिया, क्लियर है, तो वो अपनी जगह पे स्टेबल रहेगा। तो हम क्या क्या करेंगे जल्दी से आप मुझे बताओ। यहां पर हम क्या करेंगे? सबसे पहले उसको कलेक्ट करेंगे, ठीक है? कीड़े को पकड़ा, पकड़ने के बाद क्या करेंगे? उसको मारेंगे, किल करेंगे। किल करने के बाद हम उसको क्या कर देंगे? जो बॉक्स होता है ना, जैसे मान लो ये बॉक्स है, तो उस बॉक्स में हम क्या कर देंगे? स्मॉल स्मॉल बॉक्स है, ये स्मॉल बॉक्स है, ये क्या है? जल्दी से आप मुझे बताओ। स्मॉल बॉक्स है। क्लियर हो गया? मान लो यहां पर मैंने क्या बना दिया? ये मान लो मैंने इंसेक्ट बना दिया, ये मान लो मैंने क्या बना दिया? इंसेक्ट बना दिया। इस इंसेक्ट को हम क्या कर देंगे? यहां पर ऐसे ठोक देंगे। समझ में आ गया? इसको हमने क्या कर दिया? पिन कर दिया। पिन इन द बॉक्स। क्या कर देंगे? जल्दी से आप मुझे बताओ। पिनिंग इन द बॉक्स। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? तो जल्दी से बताओ क्या करेंगे? नेक्स्ट स्टेप क्या हो जाएगा? पिनिंग इन द बॉक्स। क्या हो जाएगा? पिनिंग इन द बॉक्स। क्लियर हो गया? स्पिनिंग इन द बॉक्स से क्या फायदा होगा बेटा? पिनिंग इन द बॉक्स से ये फायदा होगा कि अपनी जगह पे स्टेबल रहेगा। क्या रहेगा? स्टेबल रहेगा। क्लियर हुआ? अब हम लार्ज एनिमल की बात कर रहे हैं। आपको मालूम है ममीफिकेशन कैसे करते हैं? ममीफिकेशन करते टाइम देखो, उन लोगों का मानना था कि जो उनके किंग होते हैं, वो यदि जब तक उनकी जो बोन्स हैं, जब तक उनकी बोन्स प्रिजर्व रहेंगी, तब तक वो वापस इस प्लेनेट पे आ सकते हैं, री इनकारनेट कर सकते हैं, पुनर्जन्म ले सकते हैं। समझ में आ गया? फिर से जिंदा रह सकते हैं। और वो क्या करते थे? किसको स्टोर करते थे? बोन्स को स्टोर करते थे, ठीक है? तो वो क्या करेंगे? पूरे अंदर के जो ऑर्गन है, सॉफ्ट ऑर्गन है, जैसे जो सॉफ्ट ऑर्गन है, अभी आपने टिश्यू में भी पढ़ा होगा, मैम ने अभी आपको पढ़ाया होगा बढ़िया से जूलॉजी में। तो क्या करते थे? सॉफ्ट सारे ऑर्गन्स को निकाल लिया करते थे, ठीक है? अब सारे सॉफ्ट ऑर्गन को निकाल लिया, अब बच गया ब्रेन। अब ब्रेन को भी निकालना है, तो क्या करते थे? यहां नोज से एक इंस्ट्रूमेंट डाला करते थे। यहां पर इस जगह पर जहां पर हम टीका वगैरह लगाते हैं ना, ये दोनों आईब्रोज के बीच में, इस जगह पे जो है एक छोटी सी ऐसी पतली सी प्लेट होती है। इस प्लेट को ऐसे धक्का मारते थे। क्या करते थे? उसको धक्का मारते थे। धक्का मारते थे जम के तो टूट जाती थी, और वहां से ब्रेन को ऐसे खींच खींच के, ऐसे घुमा घुमा के, इंस्ट्रूमेंट से, ऐसे इंस्ट्रूमेंट होते थे, ऐसे इंस्ट्रूमेंट, उससे पूरे ब्रेन को निकाल लिया करते थे। पूरे सॉफ्ट पार्ट को निकाल लिया। क्या कर लिया? पूरे के पूरे सॉफ्ट पार्ट को निकाल लिया। अब क्या करते थे? चारों तरफ जो है उसके बढ़िया से उनका लिक्विड होता था, उस लिक्विड को ऐसे लगा देते थे। और लिक्विड को लगाने के बाद अब क्या होगा? कई हजार साल तक उसको वो करना है, तो लिक्विड ड्राई होके गिर सकता है ना, सूख के गिर सकता है, झड़ सकता है, तो इसीलिए पट्टियां लगा देते थे। और उसके पास में बहुत सारा गोल्ड स्टोर कर देते थे, जिससे कि यदि कभी वो रीइंकारनेशन करें तो उनको अपनी आर्मी बनाने के लिए काफी सारा पैसा रहे। क्लियर है? तो ये क्या कहलाएगा?
प्रिजर्वेशन। सो ममीफिकेशन इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ प्रिजर्वेशन। हो गया पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर। चलो अब इसके बाद हम बात कर रहे हैं किसकी, लार्ज एनिमल। जैसे आपने देखा होगा कभी आप किसी फोर्ट में, किसी किले में आप गए होगे, किसी राजा महाराजा के आप किले में गए होगे, उसमें आपने देखा होगा बड़े बड़े जानवर वैसे के वैसे ऐसे खड़े हुए ऐसे रखे हो, शेर ऐसे खड़ा हुआ है, ठीक है, आपको लगेगा अरे ये तो एक्चुअल में क्या किया गया है, उसको पूरे के उसके अंदर की मटेरियल को निकाल लिया है। मैंने आपको बोला था ना, अंदर की मटेरियल को निकाल लिया, और अंदर की मटेरियल को निकाल के ड्राई मटेरियल उसके अंदर भर दिया है। और आप मुझे बताओ, जब आप ऐसे कैप्सिकम या फिर कोई भी चीज आप बनाते हो, उसके अंदर का पूरा निकालते हो और उसमें भर देते हो, उसको क्या बोलते हैं हम? स्टफिंग। क्या बोलते हैं? स्टफिंग बोलते हैं ना। तो इसी तरीके से लार्ज एनिमल के लिए क्या करते हैं, उसके कलेक्ट किया, उसको किल किया और फिर उसके अंदर स्टफिंग कर देते हैं। क्या कर देते हैं? स्टफिंग कर देते हैं। हो गया पूरा क्लियर? तो ये समझ में आया। क्या क्या करेंगे जल्दी से आप मुझे बताओ। अगेन क्या करेंगे? कलेक्ट करेंगे, कलेक्ट करने के बाद हम किल करेंगे, और किल करने के बाद स्टफिंग। अरे आपने स्टफिंग देखा होगा, स्टफ कुलचे होते हैं, स्टफ कैप्सिकम होते हैं, बहुत सारी चीजें स्टफिंग होती है, ठीक है। एक बार मैं देख रहा था, एक बड़े से ऊंट के अंदर पहले उन्होंने पूरे ऊंट के उसको अंदर का मटेरियल निकाला, उसके अंदर उन्होंने क्या डाल दिया, एक उसको डाल दिया, एक गोट को डाल दिया, गोट के पेट के अंदर उन्होंने किसको डाल दिया, एक छोटे से उसको मुर्गी को डाल दिया, ठीक है, और फिर उसको पूरा भूंस दिया। तो ये स्टफिंग ही हुई ना, एक के अंदर अंदर। तो यहां पर क्या कर देते हैं? स्टफिंग। क्या कर देते हैं? स्टफिंग। हो गया पूरा क्लियर? तो ये पूरा आपको समझ में आ गया। म्यूजियम का पर्पस क्या है? व्हाट इज द पर्पस ऑफ म्यूजियम? व्हाट इज द पर्पस ऑफ म्यूजियम? म्यूजियम का पर्पस है एजुकेशनल पर्पस, जिससे आप उसके बारे में जानकारियां इकट्ठी कर सको, आप उसके बारे में नॉलेज गेन कर सको। स्टफिंग मतलब उसको भर देते हैं। अरे भरमा भिंडी, भरमा करेले, भरमा बोलते ना भट्टे, समझ में आ गया। बहुत सारी चीजें बोलते हैं ना, उसके अंदर भर देते हैं, आलू टमाटर वमाटर उसके अंदर भर देते हैं, उसको हम बोल देते हैं स्टफिंग। हो गया पूरा क्लियर? आगे बढ़े, फटाफट रिवाइज करें जो हमने पढ़ा। बताओ, हर्बेरियम कंजर्वेशन है प्रिजर्वेशन? प्रिजर्वेशन। बॉटनिकल गार्डन कंजर्वेशन है प्रिजर्वेशन? कंजर्वेशन। म्यूजियम कंजर्वेशन है प्रिजर्वेशन? प्रिजर्वेशन। हो गया पूरा क्लियर? सभी एक्सिटू है, सभी क्या है? एक्सिटू। हर्बेरियम बॉटनिकल गार्डन के लिए एनिमल प्लांट्स, ओनली प्लांट्स, बट यहां कुछ भी हो सकता है, एनिमल हो सकते हैं, प्लांट हो सकते हैं, स्केलेटन हो सकता है, कोई आर्ट हो सकता है, ये सारी चीजें हो सकती हैं। हो गया पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर? चलो हम आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं जू, या इसको हम बोलते हैं जूलॉजिकल पार्क। इसी को हम बोलते हैं जूलॉजिकल पार्क। तो मुझे जल्दी से बताना बेटा, जब नाम में ही जू है, जू मतलब एनिमल, तो जूलॉजी आ गया, तो बताओ जरा ये प्लांट के लिए होगा कि एनिमल के लिए होगा? इट इज फॉर एनिमल। किसके लिए होगा? एनिमल के लिए होगा। समझ में आ गया? किसके लिए होगा? एनिमल के लिए होगा। फिर आप मुझे बताओ जरा, क्या है ये? एक्स सीटू है या इन सीटू? इट इज एक्स सीटू। क्या हो जाएगा जल्दी से मुझे बताओ? इट इज एक्स सीटू। हो गया पूरा क्लियर? अब आप मुझे बताओ, जब आप जू जाते हो, अरे जू कभी ना कभी गए होगे ना, बचपन में गए होगे, तो आप मुझे बताओ जरा, या नहीं गए? इस डर से तो नहीं गए कहीं जू वालों ने रख लिया तो, बोले ऐसा हम तो पहले कभी देखा ही नहीं है, रख लिया तो, ऐसे डर से हो सकता है आप में से कई लोग ना गए हो, ठीक है। लेकिन जो लोग गए, आप मुझे बताओ, वहां पर आपने देखा होगा शेर, हिरण सब घूमते रहते हैं, अलग अलग अपने पिंजरे में घूमते रहते हैं, देखा है कि नहीं देखा? अपने अपने उसमें एरिया में घूमते रहते हैं। तो आप मुझे बताओ, जब वो लिविंग होंगे तो यहां पर ये कंजर्वेशन होगा कि प्रिजर्वेशन? इट शुड बी कंजर्वेशन। क्या होगा आप मुझे जल्दी से बताओ? इट शुड बी कंजर्वेशन। अब जू की जरूरत क्या होती है आप समझना जरा, जू की जरूरत क्या होती है आप इसको देखो, ठीक है। जैसे आप मुझे बताना कि हमने क्या किया, जंगलों को हम खत्म कर रहे हैं, जंगल कम होते जा रहे हैं, बिल्कुल सही। समोसा, एक ने बोला बिल्कुल बढ़िया, समोसा, समोसा के अंदर भी तो स्टफिंग होती है, बहुत बढ़िया एग्जांपल, वेरी गुड बेटा। अब देखो जरा, हम बात कर रहे हैं किसकी? यहां पर जू की। तो मुझे बताना, अब जहां पर वो नेचुरली शेर रहते हैं, ठीक है, वो सारे एरिया डिस्ट्रॉय हो गए, और जो उनके रहने की जगह है उसको हम बोलते हैं हैबिटेट। क्या बोल देते हैं? हैबिटेट। समझना जरा, क्या बोल देते हैं उसको? हैबिटेट। अब उनका नेचुरल हैबिटेट, उसको हिंदी में हम वास स्थान भी बोल देते हैं, निवास स्थान बोल देते हैं, जहां वो निवास करते हैं उसको हम निवास स्थान बोल देते हैं। तो अब आप समझना,
वो डिस्ट्रॉय हो गए, वो कम हो गए। तो उन जानवरों को बचाने के लिए अब आप मुझे बताना, शेर को यदि मैं बचाना चाहता हूं तो शेर जैसे उसका नेचुरल हैबिटेट था, वो जंगल में रहता था, ठीक है, वैसा ही जंगल में आर्टिफिशियल बना के करूं, या फिर बढ़िया से मैं उसको क्या करूं, बढ़िया से रेडिसन में उसके लिए एक बढ़िया से जो है एक स्वीट बुक कर देता हूं। इमेजिन करो जरा, बढ़िया से शेर जो है वो जा रहा है इस तरीके से मटक मटक के, जरा इमेजिन करो बाथ टब में बढ़िया से ऐसे बैठा हुआ है, ठीक है, स्टाइल मारते हुए। तो आप मुझे बताओ जरा, जू इस तरीके से होते हैं या जैसे उनका नेचुरल हैबिटेट जंगल था वैसे जू होते हैं? जू कैसे होते हैं? जैसे वो नेचुरल हैबिटेट थे उसी को हम डिजाइन करने की कोशिश करते हैं। आगे समझ में? तो ये क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? तो हम क्या करते हैं, वी प्रोवाइड हैबिटेट सिमिलर टू नेचुरल हैबिटेट। समझना जरा, हम क्या प्रोवाइड करते हैं, प्रोवाइड हैबिटेट सिमिलर टू नेचुरल हैबिटेट। समझ में आ गया? आप सोचो जरा, बढ़िया से शेर ऐसे बढ़िया से वो बांध के ऐसे बैठा हुआ है, एक हाथ में उसके ऐसे लेके डाइनिंग टेबल पे, इमेजिन करो जरा, खा रहा है बढ़िया से। ऐसे हो सकता है क्या पॉसिबल? कार्टून में हो सकता है, लेकिन आप मुझे बताओ ऐसे तो नहीं हो सकता ना। तो अब आप देखो जरा, तो यहां पर आप मुझे बताइए इसमें हम करते क्या है? इसमें हम क्या करेंगे, प्रोवाइड, वी प्रोवाइड, बहुत इंपॉर्टेंट सेंटेंस है, वी प्रोवाइड हैबिटेट similar to natural habitat. We provide habitat similar to natural habitat. आ गया समझ में? तो ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन इसके ऊपर कई बार आ चुका है। क्लियर हो गया? सभी को समझ में आया कि नहीं आया? चलो अब इसके बाद हम बात कर रहे हैं, आप जू में जाते हो, आपने जू में खड़े होकर देखा भी होगा, आपके सामने पता चले वो एक पाइथन है या अजगर टाइप का है, उसको ऐसे उन्होंने कोई ऐसे चूहा हुआ डाल दिया, उसने पकड़ के वो कर लिया। तो आप मुझे बताओ जरा, वहां पर जाके, और आप दिन के टाइम में गए तो पता चले शेर जो है वो सो रहा है, ठीक है, बाकी जानवर जो है वो एक्टिव है। तो जू में जाके आपको क्या पता चलता है? क्या उनकी हैबिट है, क्या उनका बिहेवियर है? तो आप मुझे बताओ, जू का पर्पस क्या होता है? जू का पर्पस होता है गैदर इंफॉर्मेशन, कलेक्ट इंफॉर्मेशन अबाउट देयर हैबिट एंड बिहेवियर। देखो, हैबिट मतलब उनकी आदत, हैबिटेट जहां पर वो रहते हैं वो हैबिटेट कहलाएगा। तो ये सभी को समझ में आ गया? तो आप मुझे बताओ ये क्या प्रोवाइड करेगा? प्रोवाइड इंफॉर्मेशन अबाउट हैबिट एंड बिहेवियर। क्लियर हो गया? तो कोमल समझ में आ गया बेटा, इसका पर्पस क्या हो जाएगा? इट प्रोवाइड इंफॉर्मेशन अबाउट हैबिट एंड बिहेवियर। चलो हम आगे देखते हैं, तो क्या करेगा जल्दी से मुझे बताओ। चलो पर्पस हम इसको दूसरे कलर से लिख लेते हैं, प्रोवाइड इंफॉर्मेशन अबाउट हैबिट एंड बिहेवियर। समझ में आ गया? हैबिट और उसके बिहेवियर, उसका नेचर कैसा है, ये उसका बिहेवियर हो गया ना। समझ में आ गया? कब वो रिप्रोडक्शन करता है, क्या खाना पसंद करता है, कहां जाना पसंद करता है, कौन से सीजन में रिप्रोडक्शन करता है। तो ये सारी चीजें हमको पता चलती हैं उसके हैबिट्स और बिहेवियर के बारे में। तो ये पूरा क्लियर हो गया? समझ में आया कि नहीं आया? किसी को इसमें डाउट है तो फटाफट बताओ। मैंने आपसे क्या बोला? 100% आज की क्लास से आपको एक क्वेश्चन मिलेगा। क्लियर हो गया? 101% आपको क्वेश्चन मिलेगा। आ गया समझ में? तो आप मुझे बताओ, जूलॉजिकल पार्क, जू मतलब एनिमल, हर चीज क्या है इस चैप्टर में? एक्सीटू। एक्सीटू का मतलब उसके नेचुरल हैबिटेट में कर रहे हैं उसको स्टोर, या कहीं और, कहीं और। समझ में आ गया? फिर आप मुझे बताओ, लिविंग इसमें कर रहे हैं, डेड, लिविंग है तो कंजर्वेशन हो गया। फिर आप मुझे बताओ, वी प्रोवाइड हैबिटेट, वी प्रोवाइड हैबिटेट सिमिलर टू नेचुरल हैबिटेट, उसकी नेचुरल हैबिटेट से मिलती जुलती कंडीशन हम उसको प्रोवाइड करते हैं। ये क्या देता है? इट प्रोवाइड इंफॉर्मेशन अबाउट हैबिट्स एंड बिहेवियर। समझ में आ गया? पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया? किसी को इसमें कोई डाउट है तो बताओ।
क्योंकि देखो 100% आप यदि क्लियर करते हुए चलोगे, आपको एग्जाम 2 साल बाद देना है। समझ में आ गया? आपको एग्जाम कब देना है? 2 साल बाद आपको एग्जाम देना है। तो हमको हर चीज क्रिस्टल क्लियर करते हुए चलना है। समझ में आ रहा है? चलो मैं आपको एक सिंपल सा वो बताता हूं। अभी जैसे मान लो आप अपनी क्लास में बैठे हुए, मान लो अभी तो चलो सब कुछ ऑनलाइन चल रहा है। ऑफलाइन में जब मान लो कभी आप बैठते थे, आप स्कूल में बैठते थे, तो आपने देखा होगा कुछ बच्चे बहुत मस्ती करते हैं। ठीक है, पढ़ाई नहीं करते, अच्छी बात है, मस्ती करना अभी नहीं करोगे, मस्ती कब करोगे? लेकिन पढ़ने के टाइम पढ़ाई करो। पढ़ने के टाइम यदि आप पढ़ाई करोगे ना, तो आपकी लाइफ बहुत अच्छी बन जाएगी। मैंने आपको क्या बोला? आज मैं आपके साथ हूं, आपके पेरेंट्स आपके साथ हैं, आपके फ्रेंड्स आपके साथ हैं, आपके रिलेटिव्स आपके साथ हैं। एक टाइम बाद हर कोई आपको छोड़ के चला जाएगा, लेकिन इस 2 साल में जो आप कमाओगे ना, वो आपके साथ आपकी आखिरी सांस तक रहेगा। तो सबसे ज्यादा परमानेंट चीजें हैं। समझ में आ रहा है? तो इसीलिए इस चीज को क्या करो बेटा, इसको बढ़िया से करने की कोशिश करो। और मैंने आपको क्या बोला? आपको क्लास में ही सब याद होगा, आपको घर में बायोलॉजी पढ़ने की जरूरत नहीं है। ठीक है, मैं आपको हर चीज क्लास में ही कराऊंगा, क्लास में ही याद कराऊंगा। समझ में आ रहा है? चलो आगे बढ़े। अब हम बात कर रहे हैं, अभी तक हमने जो भी पढ़ा एक बार उसको रिवाइज कर लें क्या? चलो हम रिवाइज कर लेते हैं। आप मुझे बताओ, मैंने बोला हर्बेरियम, क्लियर है? हर्बेरियम के बाद आप मुझे बताओ हमने क्या पढ़ा था बेटा? बॉटनिकल गार्डन। बॉटनिकल गार्डन, बॉटनिकल गार्डन के बाद हमने क्या पढ़ा था? हमने पढ़ा था म्यूजियम। म्यूजियम के बाद हमने क्या पढ़ा था? जू। क्या पढ़ा था हमने? जू। क्लियर हुआ? अब देखो जरा, इसमें नाम ही बता रहा है हर्ब मतलब प्लांट्स। आप मुझे बताओ एक्स सिटू है कि इन सिटू? एक्स सिटू। अब आप मुझे बताओ कंजर्वेशन है कि प्रिजर्वेशन? इट इज प्रिजर्वेशन। फिर आप मुझे बताइए क्या करते थे इसमें? हम इसको ड्राई करते थे, कलेक्ट करते थे। सबसे पहले कलेक्ट करने के बाद ड्राई करते थे, ड्राई करने के बाद हम इसको प्रेस कर देते थे, प्रेस करने के बाद हम इसको पॉइजन कर देते थे जिससे कि इसमें फंगस ग्रो ना कर जाए। फिर हम इसकी शीट के ऊपर इंसेक्टिसाइड का, डीडीटी का स्प्रे कर दिया करते थे। समझ में आ गया? तो ये पूरी प्रोसेस हो गई। फिर हम क्या कर देते थे? उसको शीट में लगा देते थे, और उस शीट में लगाने की प्रोसेस कहलाती है माउंटिंग। हर वर्ड, हर डिफिकल्ट वर्ड यदि मैं उसी समय बताऊंगा ना, तो आपको कॉन्सेप्ट डिफिकल्ट हो जाएगा। जब हम रिवाइज करेंगे ना, एक एक पॉइंट डालते जाएंगे, तो आपको वो चीजें क्रिस्टल क्लियर होती जाएंगी। समझ में आ रहा है? तो अब मुझे बताओ, अब हमने उसको उसमें लगा दिया था, चिपका दिया था, उस प्रोसेस को हम बोलते हैं माउंटिंग। क्या बोल देते हैं? माउंटिंग। और हमने इसको बेंथम एंड हुकर के क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंग अरेंज कर दिया था, उसको हम बोलते हैं डिपॉजिटिंग। क्या बोलते हैं बेटा उसको? हम डिपॉजिटिंग। आप मुझे बताओ इसमें हम क्या क्या लिखते थे? इस शीट में हम क्या क्या लिखते थे? जल्दी से मुझे बताओ। बी सी डी ई एफ पी एल, इसका पर्पस क्या था? आप मुझे बताओ। क्विक सोर्स ऑफ रेफरेंस। दूसरा क्या था? आप मुझे बताओ। रिपोजिटरी फॉर फ्यूचर यूज। क्लियर हो गया? फिर आप मुझे बताना। बी से बॉटनिकल नेम, सी से कलेक्टर नेम, डी से डेट ऑफ कलेक्शन, ई से इंग्लिश नेम, एफ से फैमिली नेम, पी से प्लेस ऑफ कलेक्शन, एल से लोकल नेम। हो गया पूरा क्लियर? चलो अब हम बात कर रहे हैं बॉटनिकल गार्डन की। तो बॉटनिकल गार्डन में अगेन कौन है? प्लांट्स। एक्स सिटू है कि इन सिटू? एक्स सिटू। कंजर्वेशन है कि प्रिजर्वेशन? कंजर्वेशन। क्या करते थे हम इसमें? प्लांट में इस तरीके से हम ऐसे बोर्ड लगा देते थे। आपने देखा हॉलीवुड की मूवी में ऐसे खड़े रहते हैं नाम लेके, फिर ऐसे फोटो खिंचवाते, फिर ऐसे फोटो खिंचवाते। देखा कि नहीं देखा? तो इसी तरीके से यहां पर प्लांट में हमने क्या किया हुआ है? ऐसे लिख दिया है। क्या क्या लिख दिया है? फैमिली नेम, जीनस नेम, स्पीसीज नेम। इसकी मदद से इसका पर्पस क्या हो जाएगा? आइडेंटिफिकेशन। क्या पर्पस हो जाएगा बेटा इसका? आइडेंटिफिकेशन। पूरा क्लियर हुआ? हम म्यूजियम, म्यूजियम आप मुझे बताओ। प्लांट्स के लिए हो सकता है, एनिमल के लिए हो सकता है, स्केलेटन के लिए हो सकता है, आर्ट्स के लिए हो सकता है। फिर आप मुझे बताओ ये एक्स सिटू है कि इन सिटू? एक्स सिटू है। फिर ये कंजर्वेशन है कि प्रिजर्वेशन है? प्रिजर्वेशन है। आप मुझे बताना जरा। प्रिजर्वेशन हम इसका ड्राई प्रिजर्वेशन भी कर सकते हैं, वेट भी कर सकते हैं। वेट किसमें करेंगे? हम फॉर्मेलिन में करेंगे। ड्राई स्मॉल एनिमल का कर सकते हैं, लार्ज एनिमल का भी कर सकते हैं। स्मॉल एनिमल को कलेक्ट करेंगे, किल करेंगे, पिन कर देंगे। लार्ज एनिमल को क्या करेंगे? कलेक्ट करेंगे, किल कर देंगे, स्टफिंग कर देंगे। हो गया पूरा क्लियर? फिर आप मुझे बताओ जू। जू नाम ही बता रहा है किसके लिए? एनिमल के लिए। एक्स सिटू, इन सिटू? एक्स सिटू। फिर आप मुझे बताइए ये क्या है? कंजर्वेशन। इसमें हम क्या करते हैं? कंडीशन सिमिलर टू नेचुरल हैबिटेट, मतलब हम इसको क्या प्रोवाइड करते हैं? सिमिलर कंडीशन प्रोवाइड करते हैं। इसका पर्पस क्या था? आइडेंटिफिकेशन। इसका पर्पस क्या था? एजुकेशनल।
क्या पर्पस था? एजुकेशनल। इसका पर्पस क्या हो जाएगा, आप मुझे बताओ जरा, इसका पर्पस फटाफट बताओ क्या था? अंडरस्टैंडिंग अबाउट हैबिट्स एंड बिहेवियर। हो गया पूरा क्लियर? तो देखो हमने जो पढ़ा है सब आपके सामने लिखा हुआ है। इस तरीके से आपको रिवाइज करना जब आएगा। डीडीटी एक इंसेक्टिसाइड होता है, समझ में आ गया? अभी बहुत कुछ आना है डीडीटी के बारे में, क्लियर है? अभी से आपको फालतू की इंफॉर्मेशन डालने की जरूरत नहीं है, अभी बस डीडीटी याद रखो। हो गया पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर? किसी को इसमें डाउट है तो बताओ। हैबिट्स एंड देयर बिहेवियर हो गया। चलो अब नेक्स्ट टेक्सोनॉमिकल एड हम देख रहे हैं, टैक्सोनॉमिक की। बस यहीं से जो है ना वो घंटी बज जाती है, बच्चों को ये बहुत ज्यादा डिफिकल्ट लगता है की। तो समझो जरा, टैक्सोनॉमिक की, या फिर एग्जामिनर आपको सीधे केवल की लिख के भी दे देगा, की। पहले आप मुझे बताओ, इसका नाम की दिया हुआ है, तो की दिया हुआ है, कुछ सोच समझ के दिया होगा ना, कि ऐसे रख दिया? सोच समझ के दिया हुआ है। अब ना ही ये कंजर्वेशन है, ना ही ये प्रिजर्वेशन है, ये क्या है? लिस्ट ऑफ कैरेक्टर्स है। तो आप मुझे बताओ ये है क्या? इट इज द लिस्ट ऑफ कैरेक्टर्स। बताओ जरा ये है क्या? लिस्ट ऑफ कैरेक्टर्स। ये क्या है? लिस्ट ऑफ कैरेक्टर्स। इसकी मदद से किसी एक ऑर्गेनिज्म को आइडेंटिफाई किया जाता है। समझ में आ गया? अब जैसे मान लो, 2 मिनट वेट करो, जैसे मान लो मैं बात कर रहा हूं, 1 मिनट रुकना। भारत भैया और अशोक भैया आना 1 मिनट, आइए आइए। चलो, ये अपने भारत भैया है, अशोक भैया है। अब जरा इनको ध्यान से देखो, पास पास में देखो। आप मुझे बताना, यहां पर मुझे इन दोनों को कंपेयर करना है, समझना जरा। तो आप मुझे बताना जरा, कंपेयर करने के लिए एक छोटी सी चाबी। मान लो ये दोनों रूम में हैं और मैंने बोला कि भारत भैया को बुला के लाओ, और आप बोलोगे सर हम कैसे पहचाने, वो कौन सी चाबी है जिसकी मदद से, ऐसा कौन सा कैरेक्टर है जिसकी मदद से हम पहचान जाएंगे? तो कुछ तो सिमिलैरिटीज हो जाएंगी। अब मान लो बहुत सारे लोग बैठे हुए हैं, बहुत सारे लोग बैठे हुए हैं, तो आप मुझे बताओ सिमिलैरिटी क्या हो जाएगी? सबसे पहले देखो, दोनों ने पीडब्ल्यू की टी शर्ट पहनी हुई है, तो सिमिलैरिटीज हो गई। अब चलो ये तो हो गया, ये सिमिलैरिटीज हो गई कि 50 लोगों में से हमने 2 लोगों को आइडेंटिफाई कर लिया, हाँ भाई पीडब्ल्यू की टी शर्ट पहने इनमें से ही होंगे। अब इन दोनों में से कैसे पहचाने? मैंने बोला कि भारत भैया की हाइट थोड़ी सी कम है, अशोक भैया की हाइट थोड़ी सी ज्यादा है। तो आप मुझे बताओ, मैंने एक हाइट एक कैरेक्टर लिया, मैंने क्या लिया? हाइट एक कैरेक्टर लिया, और उस हाइट के बेसिस पे आप देखना जरा, हाइट के बेसिस पे मैंने क्या बोला? जिसकी हाइट कम है, ये एक स्टेटमेंट हो गया भारत भैया, जिनकी हाइट ज्यादा है अशोक भैया, बोल दिया जिनकी हाइट कम है भारत भैया, जिनकी हाइट ज्यादा है अशोक भैया। तो आप मुझे बताओ यहां पर 2 स्टेटमेंट बन गए ना? बन गए कि नहीं बन गए? मैंने कैरेक्टर लिया हाइट, मैंने कैरेक्टर लिया हाइट, इस हाइट के 2 कैरेक्टर बन गए। भारत भैया की हाइट कम है, अशोक भैया की हाइट ज्यादा है। भारत भैया थोड़े हेल्दी हैं, अशोक भैया थोड़े से दुबले पतले, तबियत उनकी खराब चल रही है। तो आप मुझे बताना जरा, यहां पर एक कैरेक्टर के बेसिस पे 2 स्टेटमेंट बन गए, और जब 2 आ जाता है तो उसके लिए कौन सा वर्ड आ जाता है? बहुत अच्छे से आता है आपको, कपल। तो यहां पर ये जो 2 स्टेटमेंट है ना, दीज 2 स्टेटमेंट्स आर कॉल्ड कपलेट। कपलेट, कपल से मिलके क्या बन गया? कपलेट। मैंने बोला भारत भैया की हाइट कम है, एक स्टेटमेंट, अशोक भैया की हाइट ज्यादा है, दूसरा स्टेटमेंट। तो ये 2 स्टेटमेंट हो गई ना, दे आर कॉल्ड कपलेट। हो गया। अब आप मुझे बताओ, मैंने बोला कि जिनकी हाइट कम है बस उनको बुला लाना, तो जिनकी हाइट कम है, ये स्टेटमेंट डायरेक्टली आपको किसकी तरफ लीड कर रहा है? इट इज लीडिंग यू टू भारत भैया, आपको भारत भैया की तरफ लीड कर रहा है। तो वो स्टेटमेंट जो आपको भारत भैया की तरफ लीड कर रहा है वो कहलाएगा लीड। वो क्या कहलाएगा? लीड। आ गया समझ में? या फिर आप दूसरा देख सकते हो, जिसकी हाइट ज्यादा है वो अशोक भैया हो गए, तो इसका मतलब दूसरे वाले डेफिनेटली कौन होंगे? भारत भैया। तो आप मुझे बताओ, वो स्टेटमेंट जो आपको डायरेक्ट भारत भैया की तरफ लीड कर रहा है वो कहलाएगा लीड। फिर से समझना, भारत भैया की हाइट कम है, अशोक भैया की हाइट ज्यादा है। मैंने हाइट को की बना लिया, हाइट को मैंने चाबी बना लिया, हाइट को मैंने क्या बना लिया? चाबी बना ली, की बना ली। हो गया। तो अब आप मुझे बताना, 2 स्टेटमेंट हो गए, तो ये 2 स्टेटमेंट क्या कहलाएंगे? कपलेट। और इसमें से स्टेटमेंट जो भारत भैया की तरफ लीड कर रहा है वो लीड कहलाएगा। आ गया समझ में? अब ये एक ग्रुप हो गया, मान लो ये एक टैक्सोनॉमिक ग्रुप हो गया, क्लियर है? अब मान लो कंपेयर करना है, सपोज करो अशोक भैया आप ऐसे हो ना, मान लो यहां पर भारत भैया, चलो मैं ऐसे हो जाता हूं,
अब देखो जरा, सपोज करो अब मुझे और भारत भैया में से आइडेंटिफाई करना है, अशोक भैया को पहचानना है कि मेरे और भारत भैया में से कौन मैं हूं कौन भारत भैया है। समझ में आ गया? अब आप मुझे बताओ, अभी इन दोनों को हमने जब कंपेयर कर रहे थे तो हमने कैरेक्टर क्या लिया था? की। लेकिन अब मुझे हम दोनों को करने के लिए क्या हम की ले सकते हैं? नहीं ले सकते। अब क्या लेना पड़ेगा? थोड़े से हेल्दी। भारत भैया थोड़े से देखो बढ़िया से अच्छे हेल्दी है, मैं उनके कंपेयर में थोड़ा सा दुबला हूं, तो हमने कौन सा कैरेक्टर ले लिया? हेल्थ। तो जिसकी हेल्थ ज्यादा है भारत भैया, जिसकी हेल्थ कम है वो मैं हो गया। तो आप मुझे बताओ, अगेन दो स्टेटमेंट बन गए, तो इन स्टेटमेंट की वजह से आप कंपेयर कर पा रहे हो ना। आप मुझे बताओ अब इसका बेसिस क्या क्या हो जाएगा, फटाफट आप मुझे बताओ। दो स्टेटमेंट क्या बोलेंगे? कपलेट। वो स्टेटमेंट जो आपको एक की तरफ लीड कर रहा है लीड कहलाएगा। आया समझ में? किस पे बेस्ड है? सबसे पहले देखो सेम हमने सेम टी शर्ट पहनी हुई है, सिमिलैरिटीज। फिर डिफरेंस, थोड़े से मोटे हैं, मैं थोड़ा सा दुबला हूं, डिफरेंसेस भी हो गया। इसकी मदद से हम कंपेयर कर रहे हैं, कंपेयर किया हमने। कंट्रास्टिंग, कंपेयर को हम क्या बोलते हैं? कंट्रास्टिंग। उसके लिए इंग्लिश में वर्ड क्या है? कंट्रास्टिंग। फिर आप मुझे बताओ, अब आप पाओगे, पहले देखोगे, एनालिसिस करोगे, तो इसका मतलब इस की मदद से आप एनालिसिस कर सकते हो ना। एनालिसिस कर सकते हो कि नहीं कर सकते? सो दैट्स व्हाई की इज एनालिटिकल इन नेचर। ये वो टॉपिक है जिसमें ट्रस्ट मी स्टूडेंट सबसे ज्यादा कंफ्यूज होते हैं। अब कभी कंफ्यूज हो गए? अब मुझे बताना जरा, अभी इन दोनों को कंपेयर करने के लिए हमने एक की ली थी हाइट, ये एक टैक्सोनॉमिक ग्रुप हो गया। अब मान लो हम दोनों को कंपेयर करना है तो क्या हाइट ही ले सकते हैं? दूसरा कैरेक्टर लेना पड़ेगा। इसका मतलब सेपरेट टैक्सोनॉमिक कीज रिक्वायर्ड फॉर डिफरेंट कैटेगरी। बस खत्म, इससे बाहर कुछ है ही नहीं की में, इससे बाहर कभी कोई क्वेश्चन आज तक आया ही नहीं है। तो हो गया पूरा क्लियर। थैंक यू भारत भैया, थैंक यू अशोक भैया। तो सभी को क्लियर हो गया, सभी लोगों के थैंक यू भी आ रहे हैं। तो ये सभी को समझ में आया कि नहीं आया? तो अब की बन जाएगी सभी को की। आया समझ में कि नहीं आया? जल्दी बताओ। आप मुझे बताओ, इट इज अ लिस्ट ऑफ कैरेक्टर्स, इट इज अ लिस्ट ऑफ कैरेक्टर्स। ऐसा कैरेक्टर, किसी को कोई डाउट है तो पहले बताओ, पहले देख लो भाई, सोच लो अच्छे से, कोई डाउट है तो पूछ लो अच्छे से। हो गया पूरा क्लियर? चलो अब हम क्या बोलेंगे? लिस्ट ऑफ कैरेक्टर्स। किस लिए? फॉर आइडेंटिफिकेशन, फॉर आइडेंटिफिकेशन के लिए। समझ में आ गया? आप मुझे बताओ हम क्या बोलेंगे? बेस्ड ऑन सिमिलैरिटीज एंड डिसिमिलैरिटीज। स्टेटमेंट बोलो, बेस्ड ऑन सिमिलैरिटीज एंड डिसिमिलैरिटीज। हो गया क्लियर? फिर आप मुझे बताओ, यहां पर टू स्टेटमेंट्स हो गए, समझ में आ गया? टू स्टेटमेंट्स इन द की एंड द, बताओ जरा, इन टू स्टेटमेंट्स को हम क्या बोलेंगे? पेयर ऑफ टू स्टेटमेंट्स आर कॉल्ड, क्या बोलेंगे? कपलेट्स। हो गया? समझ में आया कि नहीं आया? किसी को कोई डाउट है तो फटाफट पूछो, अच्छे से सोच लो, अच्छे से पूछ लो। ये देखो भैया सामने आपके सब लिखा हुआ है, कोई डाउट है तो पूछ लो। हो गया? तो अब मुझे बताओ, नेक्स्ट स्टेटमेंट बोलूं? इट हेल्प्स इन सिलेक्शन ऑफ वन स्पीसीज एंड रिजेक्शन ऑफ अदर स्पीसीज। सिलेक्शन ऑफ वन स्पीसीज एंड रिजेक्शन ऑफ अदर स्पीसीज बेस्ड ऑन सिमिलैरिटीज एंड डिसिमिलैरिटीज। एक एक पॉइंट देखते जाओ, मैं एक एक पॉइंट लिखते जा रहा हूं, कोई डाउट है तो बताते जाओ, क्योंकि ये एक्चुअल में डिफिकल्ट पड़ता है हमेशा बच्चों को। क्लियर हुआ? कोई डाउट है तो पूछो। हो गया? चलो, बेस्ड ऑन, हम कंपेयर कर रहे थे ना दोनों को, बेस्ड ऑन कंट्रास्टिंग कैरेक्टर
ये एनसीईआरटी के स्टेटमेंट है, कंट्रास्टिंग कैरेक्टर्स। क्लियर हो गया, बेस्ड ऑन कंट्रास्टिंग कैरेक्टर्स। तो पहले इन चारों में एक एक में कोई डाउट है चुन चुन के बताओ, यदि कोई डाउट है तो। लिस्ट ऑफ कैरेक्टर्स फॉर आइडेंटिफिकेशन बेस्ड ऑन सिमिलैरिटीज एंड डिसिमिलैरिटीज, it helps in selection of one species and rejection of other species based on contrasting characters. Two statements, two alternate statements are called, क्या बोलेंगे, couplet, and one statement, and the one statement which is helping in selection of one species is called lead. तो आगे पढ़ें, आगे बढ़ा दें इसको जल्दी से। चलो हम आगे देखते हैं, यहीं पर कंटिन्यू, इसके आगे का ऐसे हमने बोल दिया कंटिन्यू। तो बताओ जरा हम क्या बोलेंगे, दीज स्टेटमेंट अकर्स इन पेयर। तो आप मुझे बताओ उनको हम क्या बोलेंगे, जल्दी से बताओ, उसके लिए कौन सा वर्ड होगा। हाँ भाई, कपलेट। कौन सा वर्ड होगा, कपल से बना है कपलेट। और अकेला तो कपल हो ही नहीं सकता कि एक अकेला पर्सन है बोले हाँ जी हम कपल है, ऐसे तो नहीं हो सकता, दो होंगे ना। तो आप मुझे बताओ जरा, दो हैं तभी कपल आएगा। तो ये दो स्टेटमेंट क्या हो जाएंगे, दीज अल्टरनेट सेट ऑफ कैरेक्टर्स आर कॉल्ड स्टेटमेंट्स अकर इन अ पेयर कॉल्ड एज कपलेट। क्या बोलेंगे, कपलेट्स। हो गया पूरा क्लियर। स्टेटमेंट which helps in selection of one species, क्या बोलेंगे आप मुझे बताओ जरा, कॉल्ड एज लीड। मैंने बोला ना जिसकी हाइट कम थी वो क्या बोल रहे थे, हम उसको लीड बोल रहे थे। या फिर दूसरा स्टेटमेंट भी बोल सकते हैं, भाई जिसकी हाइट ज्यादा अशोक भैया तो डेफिनेटली दूसरे वाले कौन होंगे, उसको हम क्या बोलेंगे, लीड। क्या बोलेंगे हम, लीड। तो कपलेट और लीड समझ में आ गया, क्लियर हो गया। अब आप मुझे बताओ जरा, इसकी आप जाके पहले एनालिसिस करोगे ना, तो इसका मतलब ये की कैसी हो जाएगी, एनालिटिकल इन नेचर। कैसी हो जाएगी, एनालिटिकल इन नेचर। एनालिटिकल इन नेचर। क्लियर हो गया, समझ में आया कि नहीं आया, पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। कोई डाउट है, समझ में आ गया सभी को, फटाफट बताओ। कपलेट समझ में आ गया सभी को, लीड समझ में आ गया। इसमें हम कंपेयर करते हैं, इसमें हम सिमिलैरिटीज देखते हैं, इसमें हम डिसिमिलैरिटीज देखते हैं, इसमें हम एनालिसिस करते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, दिस इज की। ये क्या हो जाएगा, इसका पर्पस क्या है, आइडेंटिफिकेशन। ना ही ये कंजर्वेशन है ना ही ये प्रिजर्वेशन है, ये है क्या, ये है लिस्ट ऑफ कैरेक्टर्स। याद रखना ये है क्या बेटा, इट इज अ लिस्ट ऑफ कंट्रास्टिंग, कंपेयर करने वाले कैरेक्टर्स बेस्ड ऑन सिमिलैरिटीज एंड डिसिमिलैरिटीज। इट हेल्प्स इन सिलेक्शन ऑफ वन स्पीसीज एंड रिजेक्शन ऑफ अदर स्पीसीज बेस्ड ऑन कंट्रास्टिंग कैरेक्टर, तभी तो हम कंपेयर कर पाएंगे। हो गया पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर। चलो अभी थैंक यू नहीं, अभी बाकी है, पिक्चर अभी बाकी है। समझ में आया, तो चलो एनालिटिकल एनालिसिस करना। हमने एनालिसिस किया, समझ में आ गया कि यार ये छोटा है या ये बड़ा है। हमने एनालिसिस करी, इनकी हाइट ज्यादा है, इनकी हाइट कम है, इनकी थोड़ी सी हेल्थ ज्यादा है, इनकी हेल्थ थोड़ी सी कम है। तो ये हमने एनालिसिस किया ना, हमने कंपेयर किया, ये कहलाता है एनालिटिकल इन नेचर। अब चार हैं, चार बुक और हैं जो आपको एक साथ समझना है, तो समझो जरा जल्दी से। इसमें भी बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं, इसीलिए, और मैंने आपको क्या बोला ना, नीट का क्या फंडा है, जहां कंफ्यूजन वहीं पे क्वेश्चन। क्लियर हो गया, तो देखो जरा, फ्लोरा, ये सभी बुक हैं, चारों की चारों बुक हैं, समझना जरा। फ्लोरा मैन्युअल, मोनोग्राफ एंड कैटलॉग। चारों वर्ड देखो जरा, फ्लोरा, मैन्युअल, मोनोग्राफ, कैटलॉग। क्या क्या हो गया जल्दी से आप मुझे बताओ, फ्लोरा, मैन्युअल, मोनोग्राफ एंड कैटलॉग। क्लियर हो गया, कोई डाउट तो नहीं है। अब देखो जरा, सबसे पहले हम क्या करें, जो इसमें सबसे आसान लग रहा है हम उसको अलग कर देते हैं। सबसे आसान इसमें कौन है, सबसे आसान है इसमें मोनो,
और ग्राफ का मतलब स्टडी, तो मोनो का मतलब क्या हो जाएगा? वन। वन टैक्सॉन, ऐसी बुक जिसमें किसी एक के बारे में डिस्क्रिप्शन दिया हो, एक अकेले के बारे में डिस्क्रिप्शन दिया हो, उसको हम क्या बोलेंगे? मोनोग्राफ। क्या बोलेंगे बेटा? मोनोग्राफ। आ गया समझ में? क्लियर हो गया? तो आप मुझे बताओ, मोनो का मतलब क्या हो जाएगा? वन, और ग्राफ का मतलब स्टडी, जिसमें हम केवल एक टैक्सॉन की स्टडी करते हैं, केवल एक टैक्सॉन की हम स्टडी करते हैं, वो क्या कहलाता है? मोनोग्राफ। क्या कहलाता है? मोनोग्राफ। जल्दी से आप मुझे बताओ, स्टडी ऑफ ओनली वन टैक्सॉन, मोनो मतलब वन, ग्राफ मतलब स्टडी, एक टैक्सॉन की स्टडी की जाएगी तो वो क्या कहलाएगा? मोनोग्राफ। वो क्या कहलाएगा? जल्दी से मुझे बताओ, मोनोग्राफ। हो गया पूरा क्लियर? अब हम बात कर रहे हैं कैटलॉग। कैटलॉग वर्ड कभी आपने सुना है? कैटलॉग आपने सुना होगा, जैसे आप कभी, मान लो आप कभी पेरेंट्स के साथ में घर वगैरह खरीदने गए होगे, तो उसमें वो आपको जो बिल्डर है वो बढ़िया से उसने कैटलॉग निकाल के दिखाया होगा, ठीक है? तो वो कैटलॉग में क्या करते हैं कि पहले बढ़िया से उसमें क्या करते हैं, पहले उसमें फ्रंट पेज पे बहुत सुंदर सी इमेज रहेगी, समझ में आ गया? बहुत सुंदर सी इमेज रहेगी, पूरा ओवरव्यू दिखाएंगे। फिर उसके बाद आप उसको खोलोगे तो आपका जहां पर घर है वहां पर उसके आसपास का वो दिखाएंगे। फिर उसके बाद तीसरे पेज में जाओगे तो उसमें घर को दिखाएंगे, ठीक है? मतलब सीक्वेंशियल ऑर्डर में चल रहे हैं। फिर क्या हो जाएगा उसके बाद, और आप उसमें नेक्स्ट पेज में जाओगे तो आपके रूम के अंदर जाते हुए दिखाएंगे, पोर्ट्स दिखाएंगे, फिर उसमें ड्राइंग रूम दिखाएंगे, बेडरूम दिखाएंगे, फिर वॉशरूम दिखाएंगे। इस तरीके से दिखाते हैं ना, सीक्वेंशियल एक अरेंजमेंट में दिखा रहे। दूसरी तरफ मान लो ऐसा तो नहीं होता कि जैसे ही आप गए उसने क्या किया कि उसने आपको एक बढ़िया से एक बुक दे दी, उस बुक में पहले पेज पे एक बढ़िया से एक कम्बोर्ड की फोटो बनी हुई थी, बोले यहां पर स्पेशल जो है वो इटली से लेके आए हुए हम, ऐसा कबोर्ड लगाया हुआ है जिसमें इंसान बैठने के साथ में खड़े होके भी जा सकता है। तो आप मुझे बताओ, ऐसा तो नहीं होता ना कि कभी आप जाओगे तो सीधे सीधे उसमें वैसे लगा देंगे, ठीक है? या फिर सीधे उसमें दिखाएंगे, देखिए इस कॉलोनी का कचरा यहां डंप किया जाता है, उसकी फोटो लगी हुई है। बताओ ऐसे करेंगे क्या? नहीं करेंगे। क्लियर है? तो आप मुझे बताओ, कैटलॉग का मतलब होता है जिसमें हर चीज अल्फाबेटिकली एक सीक्वेंस में होती है, एक सीक्वेंशियल अरेंज में होती है। तो कैटलॉग के अंदर अल्फाबेटिकल अरेंजमेंट होता है। जैसे आपकी अटेंडेंस होती है ना, अटेंडेंस वो होती है जिसका नाम पहले ए से आएगा वो हो गया, जिसका नाम फिर बी से आएगा वो हो गया, फिर सी से हो गया। तो इसी तरीके से जितनी भी स्पीसीज हैं उनका अल्फाबेटिकल अरेंजमेंट हो जाएगा। तो बताओ जरा, कैटलॉग के अंदर क्या आएगा? जल्दी से आप मुझे बताओ, अल्फाबेटिकल अरेंजमेंट ऑफ स्पीसीज क्या हो जाएगा? जल्दी से आप मुझे बताओ, अल्फाबेटिकल अरेंजमेंट ऑफ स्पीसीज ऑफ गिवन एरिया। तो मुझे जल्दी से बताओ बेटा, ये दोनों वर्ड समझ में आए कि नहीं आए? फ्लोरा मैन आपको समझ में आए, मोनोग्राफ और कैटलॉग समझ में नहीं आएगा। फ्लोरा का मतलब क्या हो, सॉरी अभी हमने मोनोग्राफ देखा, मोनो मतलब वन, मोनो मतलब वन। हम एक टैक्सॉन की, और टैक्सॉन तो मालूम है, मैंने आपको बताया ना, टैक्सॉन यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन, किसी एक की स्टडी कर रहे हैं। जैसे एक पूरी हमने मूवी बना दी शेरशाह, तो आप मुझे बताओ शेरशाह मूवी पूरी किसके ऊपर बेस्ड है? विक्रम बत्रा के ऊपर बेस्ड है। तो आप मुझे बताओ, एक पर्सन के ऊपर यदि स्टडी की गई तो क्या कहलाएगा? मोनोग्राफ। क्या कहलाएगा? मोनोग्राफ। आया कि नहीं आया समझ में? जल्दी से मुझे बताओ। वन पर्टिकुलर टेक्सॉन, कभी भी वन वर्ड आ जाए, कभी भी वन वर्ड आ जाए तो वो क्या कहलाएगा? आप मुझे बताओ जरा। मोनोग्राफ। एक आ जाए, एक स्पीसीज आ जाए, वो क्या कहलाएगा? मोनोग्राफ। कैटलॉग क्या कहलाएगा? जिसमें अल्फाबेटिकली अरेंजमेंट हो वो कहलाएगा कैटलॉग। अब बच गए ये दो, इन दो में सबसे ज्यादा बच्चे कंफ्यूज होते हैं, इन दो को मैंने पहले ही से अलग कर दिया, ठीक है? इन दो में बिल्कुल क्लियर हो गया। अब हम बात कर रहे हैं फ्लोरा एंड मैनुअल की। तो देखो याद रखना कितना आसान है, आप समझना। एफ फॉर फ्लोरा, एफ फॉर फ्यू कैरेक्टर्स, एफ फॉर फ्यू कैरेक्टर, एम फॉर मैनुअल, एम फॉर मैनी कैरेक्टर, एम फॉर क्या हो जाएगा बेटा? मैनी कैरेक्टर्स। आ गया समझ में? क्या हो जाएगा? मैनी कैरेक्टर्स। तो जल्दी से आप मुझे बताओ, एफ फॉर फ्लोरा, एफ फॉर फ्यू कैरेक्टर्स, एम फॉर मैनुअल, एम फॉर मैनी कैरेक्टर्स। अब ये फ्लोरा होता क्या? अब फ्यू कैरेक्टर कौन कौन से, वो फ्यू कैरेक्टर आखिर कौन कौन से है वो हमको देखना है। हमको देखना है फ्यू कैरेक्टर मतलब थोड़े से, एफ फॉर फ्लोरा, एफ फॉर फ्यू कैरेक्टर्स। बताओ कौन कौन से हो जाएंगे? वो होंगे हैबिटेट एंड डिस्ट्रीब्यूशन,
क्या हो जाएंगे बेटा, जल्दी से मुझे बताओ। हैबिटेट एंड डिस्ट्रीब्यूशन। हैबिटेट का मतलब वो कहां पर रहता है, और डिस्ट्रीब्यूशन वो कहां पाया जाता है। जैसे हम पढ़ते ना, मछली जल की रानी है, समझ में आ गया, जीवन उसका पानी है, तो इसका मतलब मछली का हैबिटेट क्या होगा, पानी। लेकिन कौन सी मछली, आप मुझे बताओ। मान लो हिल्सा है, मान लो हिल्सा फिश है, तो जरूरी थोड़ी है कि आपके शहर में जितने तालाब है हर एक तालाब में वो हिल्सा मिल जाए, या जितने दुनिया के ओशियन है सब में मिल जाए। तो डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब वो कहां पाया जाता है, वो कहलाएगा डिस्ट्रीब्यूशन। तो आप मुझे बताओ उसमें केवल क्या, कितने कैरेक्टर्स होंगे, फ्यू कैरेक्टर्स होंगे। समझ में आ गया, कितने कैरेक्टर्स होंगे आप मुझे बताओ जरा, ओनली फ्यू कैरेक्टर्स। फ्यू कैरेक्टर क्या क्या हो जाएंगे, हैबिटेट एंड डिस्ट्रीब्यूशन। क्लियर हो गया, क्या हो जाएगा बेटा, हैबिटेट एंड डिस्ट्रीब्यूशन। जैसे मान लो मैंने एक बुक बनाई, उस बुक में आपका नाम लिखा, जैसे मैंने इरम का नाम लिखा, मान लो मैंने शांत कुमार का नाम लिखा, हितेश का नाम लिखा। क्लियर है, और इनके सामने मैंने क्या लिखा, उनके फ्यू कैरेक्टर्स, मैंने उनका नाम लिख लिया, घर का एड्रेस लिख लिया, उनका फोन नंबर लिख लिया, बस फ्यू कैरेक्टर्स। समझ में आ गया। तो आप मुझे बताओ, ऐसा ही तो इंडेक्स में होता है। आप इंडेक्स खोल के देखना, उसमें नंबर लिखा होता है, चैप्टर का नंबर लिखा होता है, चैप्टर का नाम लिखा होता है, और किस पेज पे वो लिखा होता है। तो ये जो फ्यू कैरेक्टर वाला है ना, ये काम आता है इंडेक्स की तरह। तो ये आप मुझे बताओ किसकी तरह काम आएगा, इंडेक्स की तरह। किसकी तरह काम आएगा, आप मुझे बताओ जरा, इंडेक्स की तरह। किसकी तरह काम आएगा, इंडेक्स की तरह। पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, किसकी तरह काम आएगा आप मुझे बताओ जरा, इंडेक्स की तरह काम आएगा। हो गया पूरा क्लियर। अब हम बात कर रहे हैं एम फॉर मैनुअल, एम फॉर मैनी कैरेक्टर्स, कंप्लीट लिस्ट ऑफ कैरेक्टर्स। इस बुक में मैंने आपका नाम, आपके घर का एड्रेस और फोन नंबर लिखा था, लेकिन दूसरी तरफ इसमें टोटल सब कुछ, आपका नाम, आपका घर का एड्रेस, कौन से स्कूल में पढ़ते हो, आपका आधार कार्ड नंबर, किस क्लास में कितने परसेंटेज आए थे, टोटल डिस्क्रिप्शन, इंटायर लिस्ट ऑफ कैरेक्टर्स। समझ में आ गया, इंटायर लिस्ट ऑफ कैरेक्टर्स आर प्रेजेंट इन मैनुअल। समझ में आ गया, किस में प्रेजेंट होगी आप मुझे बताओ जरा, कंप्लीट लिस्ट ऑफ कैरेक्टर्स आर प्रेजेंट इन मैनुअल। फ्यू कैरेक्टर्स आर ओनली प्रेजेंट इन फ्लोरा। यहां पर हम क्या बोलेंगे, मैनी कैरेक्टर्स, कंप्लीट लिस्ट ऑफ कैरेक्टर्स। तो हम क्या बोलेंगे, कंप्लीट लिस्ट ऑफ कैरेक्टर्स। पूरी की पूरी उसके बारे में जानकारी। समझ में आ गया, कंप्लीट लिस्ट ऑफ कैरेक्टर्स। क्लियर है। तो जब आपको उसका सारे कैरेक्टर्स पता होंगे तो आप मुझे बताओ, हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं ना। तो आप मुझे बताओ इसका पर्पस क्या हो जाएगा, इसका पर्पस होगा आइडेंटिफिकेशन। इसका पर्पस क्या होगा, आइडेंटिफिकेशन। समझ में आ गया, इसका पर्पस क्या होगा, आइडेंटिफिकेशन। इसका भी आइडेंटिफिकेशन होता है, बट इन दोनों में से दे दिया जाए तो इसका आइडेंटिफिकेशन ज्यादा होता है, क्योंकि इसमें ज्यादा कैरेक्टर है, इसमें कम कैरेक्टर है। एफ फॉर फ्लोरा, एफ फॉर फ्यू कैरेक्टर। जितने भी प्लांट उस एरिया में प्रेजेंट है, फ्लोरा प्लांट, फौना एनिमल, जितने भी प्लांट उस एरिया में प्रेजेंट है, उन सभी प्लांट्स के केवल हैबिटेट और डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में लिखा हुआ हो तो उसको हम बोलेंगे फ्लोरा। हो गया पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर, सभी को समझ में आ गया। चलो, तो आज के लिए इतना बहुत है। थैंक यू। अब आ गया थैंक यू, ठीक है। चलो, तो थैंक यू, विश यू गुड लक। मिलते हैं कल, ठीक है। चलो, ब्रेक के बाद फिर मिलते हैं।